हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। दिस इज आरजे रिवीजन क्लासेस, सीए रोहित जैन। आ चुके हैं हम एक और रिवीजन के साथ। सर आज हम शुरू करने वाले रिवीजन किसका? पार्टनरशिप का, वो भी यूनिट 1 का। पहले हमने रिवीजन कंप्लीट किया था सोगा का। सर सारे रिवीजन, सारे क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल में प्लस टेलीग्राम चैनल में। तो जाके चेक कर लो, वहां पर तुम आराम से अपना रिवीजन देख सकते हो। और एग्जाम के लिए तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है वो रिवीजन प्लस क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन। आज हम स्टार्ट करने वाले सर अपना पार्टनरशिप का रिवीजन, और एक एक यूनिट्स का हम रिवीजन करते जाएंगे। तो आज हम अभी हम शुरू करेंगे सर यूनिट 1 का रिवीजन। तो सर रिवीजन स्टार्ट करने के पहले सर हमें पार्टनरशिप ठीक से याद नहीं है, तो आप एक बार हमें बैकग्राउंड दे दीजिए कि पार्टनरशिप क्यों बनाते हैं, पार्टनरशिप में क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एक एग्जांपल से सर हम पूरा का पूरा बैकग्राउंड और इवन डेफिनेशन और इवन एसेंशियल एलिमेंट्स भी समझ जाएंगे एक ही एग्जांपल से। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं, आप फिर फोकस करना एग्जांपल पे। तो सर क्या एग्जांपल आप हमें बताने वाले, तो ध्यान से सुनो। सर ये है विराट भैया। कौन है सर? विराट भैया। सर विराट भैया सोच रहे थे कि वो शूज का बिजनेस स्टार्ट करें। सर कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे? शूज का बिजनेस। क्यों सर, क्यों उनको शूज का बिजनेस स्टार्ट करना है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सर नाइकी जो है, नाइकी जो है ना, वो बहुत ही एक्सपेंसिव शूज बेच रहा है। और जो एक कॉमन पर्सन है वो शूज अफोर्ड नहीं कर पा रहा, इतने एक्सपेंसिव शूज, है ना। तो विराट भाई ने सोचा कि एक शूज का बिजनेस शुरू करें। अब शुरू करेंगे तो सर नाइकी से compete करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उनका तो सर पूरे मार्केट में अच्छा खासा डोमिनेशन है। तो विराट भाई ने सोचा इसके बारे में कि यार अगर मैं अकेला शुरू करूंगा तो मेरे बस की नहीं है। करेक्ट। तो मैं क्या करूं, विराट भाई ने इसके बारे में चिंतन किया, सोचा। फिर विराट भाई को याद आता है कि एक काम करता हूं, मैं अपने साथ धोनी भैया को ले लेता हूं। इसको ले लेता हूं, धोनी भैया को। और साथ में मैं अपने साथ रोहित भैया को भी ले लेता हूं। मतलब मैं रोहित नहीं सर, वो रोहित, वो वाला रोहित। ठीक है, तो धोनी भैया, रोहित भैया, इन दोनों को ले लेता हूं। तो विराट भाई जाते अपना प्रपोजल लेके। हमने पढ़ा, तुमने अगर पढ़ा होगा ऑफर, वो ऑफर लेके जाते धोनी भैया रोहित भैया के पास और बताते कि भैया देखो, हमें एक शूज का बिजनेस स्टार्ट करना है, नाइकी से compete करना है, तो मुझे आपका हेल्प चाहिए होगा। धोनी भैया और रोहित भाई भी समझते हैं कि हाँ सही बात है, अगर बिजनेस करना है और अगर नाइकी को compete करना है, चैलेंज करना है, तो हमें मिलके ही कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके हम नाइकी को compete कर पाएंगे। क्लियर? तो फिर क्या होता है, तो इन्होंने डिसाइड क्या कि हम तीनों मिल जाते, विराट, धोनी और रोहित। ठीक है, और तीनों मिलके क्या करेंगे? धंधा करेंगे सर, तीनों मिलके धंधा करेंगे। तो फिर इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सर क्या करते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो विराट भैया क्या करेंगे? विराट भैया का काम होगा बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। मतलब सर बिजनेस को मैनेज करना, है ना सर। आज बिजनेस में 10-12 चीज आती रहती है, तो उन सबको मैनेज करना, मतलब पूरे के पूरे बिजनेस को ऑपरेशनल बिजनेस संभालना, सर वो किसका काम है? विराट भाई का। सर धोनी भाई का क्या काम होगा? तो धोनी भाई का काम है सर सप्लायर ढूंढना, मतलब मैन्युफैक्चर ढूंढना जो उन्हें जूते मैन्युफैक्चर करके देगा, प्लस उनके पेमेंट्स टाइमली करना। सर ये तो हो गया सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ही कस्टमर को लेके आना, और प्लस प्लस टाइम टू टाइम कलेक्शन, ये है धोनी भाई का काम। मतलब सर धोनी भाई का काम है बेसिकली सर पेएबल्स और रिसीवेबल्स संभालना, वो किसका काम है? धोनी भाई का। विराट भाई का काम है सर बिजनेस मैनेज करना। बिजनेस मतलब सर जैसे मान लो कैश मैनेज करना। ठीक है सर, कैश को मैनेज करना, प्लस जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उसको मैनेज करना, ये सब किसका काम है? विराट भैया का काम। ठीक है, अब सर रोहित भैया का क्या काम है? तो रोहित भैया का काम है सर फंडिंग, पैसा जुगाड़ करना। फंडिंग मतलब सर लोन लेना, कैपिटल रेस करना, है ना।
तो ये सब, या फिर डिबेंचर्स इश्यू करना, या फिर शेयर्स इश्यू करना, सर ये सब काम किसका है? रोहित भैया का काम। तो फंडिंग, मतलब फंडिंग पूरा कौन देखेंगे सर? रोहित भैया देखेंगे। धोनी भाई देखेंगे सर किससे सामान खरीदना है और किसको बेचना है। और सर विराट भैया क्या करेंगे? विराट भैया बिजनेस को मैनेज करेंगे, मतलब कैश हैंडल करना, डे टू डे एक्सपेंसेस देना, प्लस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है वो सब विराट भैया हमारे देखेंगे। ठीक है, तो सर हमने क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्या किया सर? रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो मान लो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 3 रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं सर, अब विराट भाई, रोहित भाई और धोनी भाई ने डिस्ट्रीब्यूट तो कर लिया। अब उन्होंने क्या सोचा कि यार जो भी धंधे में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट उसका क्या करेंगे? तो विराट भाई ने बोला एक काम करते ना माही भाई, हम इक्वली शेयर कर लेते, इक्वली। तो 33% 33% और 33% हम इक्वली शेयर कर लेते, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दोनों मान गए, रोहित भाई ने बोला ओके, विराट धोनी भाई ने बोला ओके। तो सर हमने क्या कर लिया? प्रॉफिट का शेयरिंग भी कर लिया, तीनों ने क्या कर लिया सर? रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके बाद सर उन्होंने क्या किया? फर्म का नाम डिसाइड किया। तो फर्म का नाम क्या होगा सर? फर्म का नाम होगा सर RVD एंड को, है ना सर? RVD एंड को, नाम भी सुंदर लग रहा है सर। ठीक है, तो सर उन्होंने नाम भी डिसाइड कर लिया RVD एंड को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, प्रॉफिट्स का भी शेयरिंग कर लिया। उसके बाद सर बचा क्या? उसके बाद सर रोहित भाई ने, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि देखो आज मान लो सर विराट भाई जो भी डिसीजन लेंगे, विराट भाई जो भी डिसीजन लेंगे सर, वो किसके बिहाफ में लेंगे? धोनी भाई और रोहित भाई के बिहाफ में। उसके बाद धोनी भाई जो भी डिसीजन लेंगे वो विराट और रोहित भाई के बिहाफ में। और सेम रोहित भाई आज वो जो भी डिसीजन लेंगे वो किसके बिहाफ में लेंगे? धोनी एंड विराट भाई। तो सर ये जो भी डिसीजन लेंगे, डिसीजन वो किसके बिहाफ में होगा? रोहित एंड विराट के बिहाफ में। सर धोनी भाई जो भी डिसीजन लेंगे वो किसके बिहाफ में लेंगे? सॉरी सर, यहां पर मैंने विराट भाई और डिसीजन रोहित भाई और धोनी भाई के बिहाफ में। सर धोनी भाई जो भी डिसीजन लेंगे वो किसके बिहाफ में लेंगे? विराट भाई के बिहाफ में और रोहित भाई के बिहाफ में। और सर रोहित भाई जो डिसीजन लेंगे वो किसके बिहाफ में लेंगे सर? विराट भाई और धोनी भाई के बिहाफ में। तो सर डिसीजन हम एक एक पर्सन, सब जो जो पर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है वो डिसीजन ले रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। डिसीजन लिया जा रहा है सर ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है, ठीक है सर। तो सर इसका मतलब हुआ, और सर लास्ट में उन तीनों ने अग्रीमेंट भी कर लिया। सर अग्रीमेंट भी कर लिया। सर आप कहना क्या चाहते हो हमें ये बताओ ना सर, इतना हमें स्टोरी मत बताइए आप। तो सर मैं कहना ये चाहता हूं, बच्चों बच्चों ध्यान से सुनो, क्या कहना चाहता हूं कि यहां पर अग्रीमेंट है। अच्छा करेक्ट सर, अग्रीमेंट है। सर यहाँ पर बिजनेस है, क्या चीज का बिजनेस है सर? शूज का, नाइकी को कंपटीशन देना। ठीक है सर। सर और सर यहाँ पर सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी है। हाँ सर करेक्ट सर, 33% शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो आपने ऊपर बताया। अच्छा सर और क्या? सर मैं कह सकता हूं सर डिसीजन लिया जा रहा है एक पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, तो डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अदर, है ना? इसको सर हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे आगे जाके। तो सर अग्रीमेंट भी है, बिजनेस भी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी, डिसीजन। और सर कौन है? 2 और मोर पर्सन, कितने पर्सन, कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स। तो सर इसी को तो कहा जाता है पार्टनरशिप। सर जहां पर ये 5 चीजें हो जाए, जहां पर ये 5 चीजें हो जाए उसी को हम कह देते हैं, उसी का नाम है पार्टनरशिप। क्या नाम है सर? पार्टनरशिप। सर क्या क्या होना चाहिए पार्टनरशिप में बच्चों? सर जैसे वो प्रपोजल लेके जाता है विराट भाई, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया धोनी भाई रोहित भाई ने, इसका मतलब क्या हो गया सर? प्रपोजल का एक्सेप्टेंस जैसे ही मिलता है वो क्या हो जाता है बच्चों? इट बिकम्स एन अग्रीमेंट। सर कहां पढ़ा था हमने? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका रिवीजन हम करेंगे। तो सर इंडियन अग्रीमेंट हो गया। ठीक है सर। उसके बाद सर ये अग्रीमेंट क्यों हुआ? अल्टीमेटली सर धंधा करना है, और उस धंधे से जो भी मुनाफा होगा उसका क्या करना है सर? शेयरिंग करना है।
सर धंधे में जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ में या अदर पार्टनर्स के बिहाफ में डिसीजन लेगा। हाँ सर। और सर पर्सन्स कितने हैं यहाँ पर? 3 पर्सन्स है। तो सर क्या 3 पर्सन होने चाहिए? सर 2 होने से भी चल जाएंगे, करेक्ट। तो सर 2 और मोर होने चाहिए। कितने होने चाहिए सर? 2 और मोर। तो सर इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब तुम्हें याद आ रहा होगा, हाँ सर अब हमें समझ में आ गया सर, अग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, डिसीजन मेकिंग एंड 2 और मोर पार्टनर्स ऑन बिहाफ। ठीक है, तो ये हो गए सर हमारे क्या 5 चीज। और सर यही 5 क्या है? दीज आर द 5 एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स समझ में आया? अब सर इसमें 2-3 चीज जो मुझे बताना है, बस 2-3 चीज है जो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूंगा। सर अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है सर। सर क्या अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है? करेक्ट। सर क्या अग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है? करेक्ट। सर अगर रिटर्न अग्रीमेंट हुआ तो वो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप डीड। करेक्ट, मैंने बोला है ओरल रिटर्न, और रिटर्न हुआ तो पार्टनरशिप डीड। सर बिजनेस होना चाहिए, मतलब सर बिजनेस मतलब ट्रेड, कॉमर्स एंड प्रोफेशन, इनमें से सर कुछ होना चाहिए। सर अगर अगर एनपीओ है, सर चैरिटी है, दान पुण्य करना है, बिजनेस नहीं करना, प्रॉफिट नहीं कमाना, तो सर क्या पार्टनरशिप ओपन कर सकते हैं? आंसर इज नो। सर पार्टनरशिप होगा जहां पर बिजनेस एलिमेंट इन्वॉल्व है, जहां तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना ही नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है सर, समझ गए। सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, क्या सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कंपलसरी है? आंसर इज यस बच्चों, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कंपलसरी है। सर क्या शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी होगा? तो शेयरिंग ऑफ लॉसेस कहीं लिखा है? मैंने कहीं नहीं लिखा। तो शेयरिंग ऑफ लॉसेस क्या है सर? ऑप्शनल। सर ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कंपलसरी समझ गया। सर शेयरिंग ऑफ लॉसेस ऑप्शनल का मतलब क्या है सर? सर मतलब ये है विराट भाई, धोनी भाई और रोहित भाई या तो सर क्या करे, सर या तो वो क्या करे, लॉसेस शेयर कर ले इक्वली, अगर वो चाहे तो, अगर वो चाहे तो। या फिर वो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि सर जो भी लॉसेस होगा वो 100% विराट भाई बियर करेंगे, धोनी भाई और रोहित भाई बियर नहीं करेंगे। या फिर वो क्या कर सकते हैं सर, लॉसेस विराट भाई बियर नहीं करेंगे, धोनी भाई बियर करेंगे और रोहित भाई भी बियर नहीं करेंगे। या फिर सर विराट और धोनी भाई बियर नहीं करेंगे लॉसेस, लॉसेस कौन बियर करेगा? रोहित भाई। तो सर लॉसेस के केस में, सर लॉसेस के केस में कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। सर लॉसेस के केस में शेयरिंग ऑफ लॉसेस जरूरी नहीं है। लॉसेस अगर चाहे तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी बियर कर सकता है, लेकिन सर प्रॉफिट का शेयरिंग कंपलसरी है। आंसर इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि सर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कंपलसरी। करेक्ट। अब सर डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अदर का मतलब समझा दीजिए सर इसको थोड़ा हमें ना सिंपल वे में समझा दीजिए कि डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अदर का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है सर, हम फिर से सर वही 3 हमारे फिक्स रहेंगे सर, ये 3 विराट भाई, धोनी भाई और रोहित भाई। सर विराट भाई ने जो भी डिसीजन लिया है वो किसके बिहाफ में लिया था? मैंने बोला था तुम्हें कि धोनी भाई रोहित भाई के बिहाफ में। सेम फॉर धोनी एंड रोहित भाई। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ सर मैं ये बोल सकता हूँ कि विराट भाई जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ धोनी भाई रोहित भाई, तो विराट भाई कौन हो गए? एजेंट। और धोनी भाई कौन हो गए? प्रिंसिपल। और रोहित भाई भी कौन हो गए? प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि वो उनके बिहाफ में डिसीजन ले रहे हैं। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता, विराट भाई का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था सर? कैश को मैनेज करना और बिजनेस के डेली एक्सपेंसेस को मैनेज करना। तो वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो धोनी भाई रोहित भाई के बिहाफ में लेना ना। तो अगर कोई पर्सन किसी के बिहाफ में काम करता है तो वो क्या बन जाता है सर? एजेंट। और धोनी भाई रोहित भाई क्या बन जाएंगे सर? प्रिंसिपल। ठीक है सर। सर धोनी भाई का जो क्या काम था सर धोनी भाई का? सप्लाई, सर सप्लाई चेन, वेंडर्स, वेंडर्स आइडेंटिफाई करना, उनसे सामान खरीदना, उनको टाइमली पेमेंट करना और कस्टमर्स से पैसा कलेक्ट करना और कस्टमर्स को क्या बोलते हैं सर? अट्रैक्ट करना, कस्टमर्स को लाना दुकान में। तो वो धोनी भाई का काम था। तो धोनी भाई जो भी डिसीजन लेंगे, वो वाला जो भी डिसीजन लेंगे उससे रिलेटेड सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से रिलेटेड, वो किसके बिहाफ में लेंगे सर? विराट भाई और रोहित भाई के बिहाफ में। ठीक है सर, समझ गए। सर समझ गए। उसके बाद सर थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर रोहित भाई क्या कर रहे थे सर? फंडिंग रेस कर रहे थे, पैसा रेस कर रहे थे। वो किसके बिहाफ में रेस कर रहे थे? धोनी भाई एंड विराट भाई। तो इसका मतलब क्या है सर? रोहित भाई एजेंट, और इस केस में विराट भाई और धोनी भाई कौन हो गए सर? प्रिंसिपल। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि विराट भाई एजेंट भी हो सकते हैं, विराट भाई प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, धोनी भाई प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, एजेंट भी हो सकते हैं। सर रोहित भाई प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, एजेंट भी हो सकते हैं। मतलब सर मैं ये कहना चाहता हूं कि एवरी पार्टनर
कैन बी अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। इसका मतलब इससे मैं एक और कंसेप्ट तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें याद होगा कि कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। सर मतलब एक पर्सन एजेंट भी होगा, एक पर्सन सेम पर्सन एजेंट भी होगा, सेम पर्सन प्रिंसिपल भी हो जाएगा। सर एजेंसी एजेंसी का मतलब क्या, एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ एजेंट होता है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब सर एक पर्सन एजेंट भी होगा, एक वही सेम पर्सन प्रिंसिपल भी होगा, वही सेम पर्सन प्रिंसिपल भी होगा। लेकिन एजेंसी के केस में क्या होता है, वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ एजेंट होता है। लेकिन म्यूचुअल एजेंसी के केस में सर सेम पर्सन प्रिंसिपल भी होता है, सेम पर्सन एजेंट भी होता है। ये मैंने तुम्हें अभी प्रूव कर दिया, अभी प्रूव कर दिया। विराट भाई एजेंट ऑफ प्रिंसिपल दोनों है, दोनों भाई एजेंट ऑफ प्रिंसिपल दोनों है, रोहित भाई एजेंट ऑफ प्रिंसिपल दोनों है। ये मैंने तुम्हें अभी प्रूव कर दिया। तो सर म्यूचुअल एजेंसी अप्लाई होता है। सर क्या म्यूचुअल एजेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? सर म्यूचुअल एजेंसी इज द कंक्लूसिव एविडेंस। ये मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा, समझाऊंगा। सर पार्टनरशिप का सबसे, क्योंकि मैंने बोला था रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग, तो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग। तो सर म्यूचुअल एजेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि पार्टनरशिप चल रहा है नहीं। सर बाकी क्या, बाकी सब कुछ, सर बाकी सब कुछ का फिर क्या? तो मेरा बात ध्यान से सुनो, म्यूचुअल एजेंसी इज कंक्लूसिव। बाकी सब तो ठीक है सर, बाकी सब अग्रीमेंट होना चाहिए, करेक्ट, बिजनेस भी होना चाहिए, करेक्ट, शेयरिंग ऑफ, ठीक है सर, वो सब ठीक है सर, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन सर तुम्हें अल्टीमेटली ये चेक करना है कि क्या म्यूचुअल एजेंसी है। सर अगर म्यूचुअल एजेंसी हो गया, अब बाकी सब कंडीशंस हमारे सब फुलफिल्ड है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ हो रहा है। सर अगर म्यूचुअल एजेंसी हो गया तो फिर वो पार्टनरशिप बन जाता है। और अगर सर म्यूचुअल एजेंसी नहीं हुआ तो वो कभी जिंदगी में भी, सर कभी जिंदगी में भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो सर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नहीं सर कंक्लूसिव, कंक्लूसिव इसी से ही डिसाइड होगा कि पार्टनरशिप है या नहीं है। करेक्ट सर, वाह, हमें तो सर अब सब कुछ याद आ रहा है सर, अब हमें सब कुछ याद आ रहा है सर। तो सर अग्रीमेंट मैंने समझा दिया, बिजनेस समझा दिया, शेयरिंग और प्रॉफिट समझा दिया, डिसीजन बिहाफ ऑफ अदर्स का मतलब क्या है सर, म्यूचुअल एजेंसी। और सर पार्टनर्स आपने क्या बोला, टू और मोर। सर मिनिमम पार्टनर्स कितने, टू। सर मैक्सिमम कितने, 50। सर ये पार्टनर्स जो है, पार्टनर्स, सर ये पार्टनर्स कौन बन सकता है? तो लॉ कहता है एनी पर्सन, पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन द आईज ऑफ लॉ, एनी पर्सन रिकॉग्नाइज्ड। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर कोई नेचुरल पर्सन भी पार्टनर बन सकता है और कोई लीगल पर्सन, कोई लीगल या जुडिशियल पर्सन भी सर पार्टनर बन सकता है। अच्छा सर, सर एग्जांपल तो बता दीजिए हमें सर क्या है। सर मान लीजिए सर, सर मिस्टर ए, सर मिस्टर ए, सर मिस्टर ए अगर माइनर है, सर माइनर है, आप बताइए सर आप, सर क्या मिस्टर ए माइनर है, पार्टनर बन सकता है? आंसर इज नो। मैंने तो बोला माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। सर मिस्टर ए अगर मान लीजिए सर क्या है, अनसाउंड माइंड, सर क्या पार्टनर बन सकता है? आंसर इज नो। सर, सर मिस्टर ए माइनर भी नहीं है, अनसाउंड माइंड भी नहीं है, सर नेचुरल पर्सन है, क्या पार्टनर बन सकता है? आंसर इज यस। सर, सर ए बी सी लिमिटेड, सर क्या है, कंपनी पार्टनर बन सकता है? आंसर इज यस। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हमने पढ़ा है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सर पार्टनर बन सकता है। सर क्या ए बी सी एंड को, सर एक पार्टनरशिप फर्म, क्या एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर बन सकते हैं? क्या एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर बन सकता है? तो लॉ कहता है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर वन एंड सेम थिंग होते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर वन एंड सेम थिंग होते हैं, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म का अपना खुद का, पार्टनरशिप फर्म का अपना खुद का कोई वजूद नहीं होता। तो क्योंकि उनका खुद का कोई वजूद नहीं होता, तो इसीलिए वो पार्टनर नहीं बन सकते। तो सर पार्टनर कौन बन सकता है? या तो नेचुरल पर्सन या जिसका खुद का कोई वजूद हो, सर जो खुद लॉ में एक सेपरेट एंटिटी हो। तो क्योंकि सर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर आर वन एंड द सेम थिंग, तो इसीलिए सर इस केस में हम पार्टनरशिप फर्म पार्टनर नहीं बन सकता। समझ में आ गया सर? सर नेचुरल पर्सन बन सकता है, कंपनी बन सकता है, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आया? तो सर ये था हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने समझ ले। अब सर अगेन एक बार हम क्या करते हैं सर, एक बार हम सारे नोट्स रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फटाफट रिवाइज करें, स्टार्ट करें। चलो सर, हाँ सर स्टार्ट कर दीजिए। अब सर बहुत हो गया, अब सर हम आपको सुन सुन के बोर हो गए। सर अब नोट्स पढ़ा दीजिए फटाफट। सुनो ध्यान से बच्चों। सर पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। सर रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन मतलब कोई भी टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन
पर्सन्स का मतलब मैंने तुम्हें बताया। सर अग्रीड मतलब अग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल या रिटन, टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो सर पार्टनरशिप मतलब क्या? रिलेशन, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। सर बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस। सर कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर दी ऑल, सर हमें याद आ रहा है, सर याद आ रहा है कुछ। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सर मतलब था वो म्यूचुअल एजेंसी जो मैंने तुम्हें अभी समझाया था, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, म्यूचुअल एजेंसी। तो सर पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। सर पार्टनर्स जो क्या बोलते हैं, पर्सन्स जो पार्टनरशिप में उन्हें हम कहते हैं पार्टनर्स, एंड कलेक्टिवली जब वो मिल जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं फर्म। एंड जिस नाम से वो बिजनेस कैरी ऑन करते हैं उसे कहते हैं फर्म का नाम। सर इतना रेलेवेंट नहीं है, हमें तो पता ही है सर, पार्टनर्स है और जो उन्होंने बनाया है वो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है सर। सर एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या है, मैंने बोला था टू और मोर पर्सन्स। सर मिनिमम कितने होने चाहिए? टू। मैक्सिमम कितने होने चाहिए सर? 50। अब देखो मैंने क्या लिखा है सर, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखो क्या क्या मैंने लिखा है। सर एनी पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, देखो पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। सर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होने चाहिए। देयरफॉर अ फर्म, देखो फर्म हु इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द आईज ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर। अगेन सर माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। सर मैंने बोला माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन अगर तुम्हें याद होगा कॉन्ट्रैक्ट है सर, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, याद है, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी विद द कंसेप्ट। तो सर हमें यहाँ दो पॉइंट याद रखने हैं सर। फर्स्ट मतलब पर्सन कौन होना चाहिए सर? पर्सन मींस रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, एनी पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ कैन बिकम अ पार्टनर। तो फर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड दस कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। और माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, हाँ ही कैन बिकम अ बेनिफिशियरी। और मैक्सिमम कितने सर? 50। बहुत ही सिंपल था सर, हमें अच्छे से याद हो गया, ठीक है सर। सर मैंने क्या बोला, टू और मोर पर्सन, सर अग्रीमेंट होना चाहिए, तो पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट, अल्टीमेटली इट मस्ट अराइज आउट ऑफ एन अग्रीमेंट। सर अग्रीमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। भाई धोनी भाई ने और रोहित भाई ने तो वॉलंटरली बोला है ना कि हाँ विराट भाई हम तुम्हारे साथ हैं, चलो। तो उन्होंने वॉलंटरली उन्होंने अग्री किया। क्या रोहित भाई विराट भाई ने उन्हें फोर्स किया था? फोर्स थोड़ी किया था, उन्होंने अपने मर्जी से बोला कि हाँ चलो साथ मिलके कुछ तबाही करते, तीन भाई तीनों तबाही, करेक्ट। तो वैसे ही सर नेचर ऑफ पार्टनरशिप में भी वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल, वॉलंटरी होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल, ओरल एंड रिटर्न हो सकता है सर, ठीक है, क्लियर है सर। पार्टनरशिप क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट के तहत। और पार्टनरशिप सर होगा कैसे? वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। सर वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। अब इसमें सर जैसे एक एक सर हमारा इसमें तुम्हारा जो एग्जांपल था, जो स्टडी मटेरियल में सर था, क्या था सर स्टडी मटेरियल में? सर मान लो सर मिस्टर ए, सर मिस्टर ए कौन है? फादर है। सर उनका प्रॉपर्टी जो है उसका, वो मिस्टर ए का डेथ के बाद क्या होगा सर? इनका प्रॉपर्टी इसके बेटे के पास चला जाएगा। सर इसके बेटे कौन है? मिस्टर बी एंड सी। सर डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी के बन जाते हैं सर जॉइंट ओनर्स, है ना। जॉइंट ओनर्स दोनों के पास प्रॉपर्टी चला गया, 50% इसका 50% इसका। सर ये कैसे हुआ? क्योंकि ये सर मिस्टर ए का डेथ हुआ, तो डेथ होने के बाद ऑटोमेटिकली मतलब बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिट हो जाएगा ना, प्रॉपर्टी अपने आप चला जाएगा लीगल मतलब सक्सेसर को प्रॉपर्टी अपने आप चला जाएगा। मुझे बताओ क्या बी एंड सी ने कोई अग्रीमेंट किया था क्या सर कि हम दोनों मिल के कुछ ऐसा धंधा करेंगे, हम दोनों मिल के ऐसा कुछ बिजनेस करेंगे? नहीं, वो तो सर बाय ऑटोमेटिक, बाय डिफॉल्ट, बाय लॉ इनहेरिट हो गया। तो क्या सर, क्या हम ये मानेंगे कि इनके दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है? आंसर इज नो, इन दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली सर इन दोनों के बीच में कोई पार्टनरशिप भी नहीं है, ठीक है। तो सर अग्रीमेंट होना चाहिए। मुझे बताओ क्या इन्होंने वॉलंटरली अग्री किया? नहीं। क्या उन्होंने कुछ ऐसा प्रपोजल या ऑफर एक्सेप्टेंस किया? नहीं। सर ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ दे बिकेम जॉइंट ओनर्स, ठीक है। तो इस केस में सर अग्रीमेंट नहीं है। तो अग्रीमेंट होना चाहिए सर, अग्रीमेंट मतलब वॉलंटरली एंड कॉन्ट्रेक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। तो इनहेरिटेंस याद रखना, इसको ना थोड़ा लिख लेना, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट टर्म्ड एज अग्रीमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सर बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, इसमें वॉलंटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ नहीं होता। सर बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस। सर बिजनेस का मैंने क्या बोला था? ट्रेड होना चाहिए, ऑक्यूपेशन होना चाहिए, प्रोफेशन होना चाहिए। सर बिजनेस का मतलब तो ये था ना, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, जो मैंने तुम्हें बोला ट्रेड, कॉमर्स एंड प्रोफेशन। सर बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए?
अक्विजिशन ऑफ गेन। देखो तुम्हें सब लिखना है, बिजनेस इंक्लूड ट्रेड कॉमर्स, बिजनेस का मोटिव क्या, अक्विजिशन ऑफ गेन्स, अक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट्स। देयरफॉर पार्टनरशिप नहीं हो सकता है जहां पर कोई इंटेंशन ही नहीं है बिजनेस कैरी करने का एंड प्रॉफिट शेयर करने का। तो सर जहां पर कोई इंटेंशन ही नहीं है बिजनेस कैरी करने का, वहां पर तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता सर। तो सर पार्टनरशिप का मेन मेन नहीं सर, मतलब पार्टनरशिप का जो बिजनेस है, मतलब अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, धंधा करना, तो अक्विजिशन ऑफ गेन। तो सर ये हो गया बिजनेस, ठीक है सर। सर बिजनेस के ऊपर भी तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने एक और अलग सा एग्जांपल दिया, ऐसे तो तुम्हें समझ में आ गया कि चैरिटेबल पर्पस वगैरह बिजनेस नहीं है, ठीक है। मोटिव क्या होना चाहिए, टू अर्न प्रॉफिट, इंटेंशन होना चाहिए टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है सर। सर अब इंस्टीट्यूट ने देखो तुम्हारे बुक में क्या एक एग्जांपल दिया है जो तुम्हें अभी समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो क्या है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, क्या था सर हमारा एग्जाम्पल, हाँ सुनो ध्यान से। सर ए और बी, सर दोनों के पास एक प्रॉपर्टी था सर, प्रॉपर्टी, ठीक है सर, पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है सर, समझ गए। अब दोनों ने क्या सोचा, दोनों ने मिलके सर सोचा एक काम करते हैं, अब पर्सनल प्रॉपर्टी पड़ा है ऐसे ही, तो एक काम करते हैं इस प्रॉपर्टी को हम रेंट में लगा लेते, है ना, इस प्रॉपर्टी को हम रेंट में लगा लेते, और रेंट जो भी आएगा, अब देखो 50% मालिक ये भी है, 50% मालिक ये भी है, मतलब ये दोनों कौन हो गए सर, जॉइंट ओनर। और रेंट से जो भी इनकम आएगा, मान लो उसमें से 50% तुम ले लेना, 50% मैं ले लूंगा, ठीक है। तो दोनों ने मिलके, दोनों के पास एक पर्सनल प्रॉपर्टी था और उन्होंने रेंट में लगा दिया। तो मुझे बताओ तुम्हारे पास अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है और तुमने उसे रेंट में लगा दिया, तो क्या सर हम इसको बिजनेस थोड़ी बोलेंगे, बिजनेस, इसको हम बिजनेस नहीं बोलते सर। हाँ, अगर अगर क्या होता सर, अगर क्या होता सर, मान लो सर ए है और बी है, ठीक है सर, ए है और बी है, और दोनों मिलके क्या करते सर, दोनों मिलके मान लो सर एक प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू करते, ठीक है। तो वो क्या करते सर, प्रॉपर्टी का बिजनेस में क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को अक्वायर करते हैं और उसको रेंटिंग में लगा देते। फिर इस केस में सर, इस केस में फिर ये क्या हो जाता, इस केस में ये बिजनेस हो जाता, समझ में आया। तो ऊपर वाला केस में सर एक प्रॉपर्टी है, तुमने उसे रेंट में लगा दिया, तो क्या शेयरिंग ऑफ रेंटल इनकम विल अमाउंट टू बिजनेस, आंसर इज नो, द शेयरिंग ऑफ रेंटल इनकम डज नॉट अमाउंट टू बिजनेस। ये तुम्हारे एग्जाम्पल था स्टडी मटेरियल में जो मैंने तुम्हें बता दिया। तो सर तीन पढ़ लिया, टू और मोर पर्सन, अग्रीमेंट और बिजनेस होना चाहिए। सर नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स मैंने तुम्हें डिटेल में बताया था कि सर अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स वन ऑफ द एसेंशियल फीचर। सर पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट। अब सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का इक्वली होगा, नहीं सर, कैसे भी हो सकता है। मैंने बोला था 1/3, लेकिन जरूरी नहीं है सर, कैसे कोई भी रेशियो में कर सकते हो तुम, ठीक है। तो पार्टनरशिप मतलब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कैन बी डन इन एनी मैनर, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज एन एसेंशियल एलिमेंट। सर शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है सर अनलेस अदरवाइज अग्रीड लॉसेस मस्ट बी बॉर्न इन पीएसआर। कहने का मतलब सर सिंपल है कि शेयरिंग ऑफ लॉसेस तो सर शेयरिंग ऑफ लॉसेस नॉट एसेंशियल, पार्टनर्स अपने हिसाब से लॉसेस का शेयरिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर अग्रीमेंट में साइलेंट है, अगर अग्रीमेंट साइलेंट है और अग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है कि लॉसेस का जो शेयरिंग है वो कैसे होगा, हाउ टू शेयर द लॉसेस, तो उस केस में सर जो तुम्हारा पीएसआर है उसी रेशियो में तुम्हारा लॉसेस भी शेयर हो जाएगा, अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो फिर वैसे, और नहीं तो जैसे अग्रीमेंट में लिखा है उस हिसाब से लॉसेस शेयर होगा। और लॉसेस शेयरिंग होना कंपलसरी भी नहीं है, कोई एक पार्टनर भी लॉस बियर कर सकता है, ये मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एसेंशियल है, शेयरिंग ऑफ लॉस एसेंशियल नहीं है। अगर पार्टनर अग्रीमेंट साइलेंट है तो फिर जो तुम्हारा पीएसआर है उसी रेशियो में लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में सर क्या बचा है, म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग ऑफ देम ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें अच्छे से याद करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्या लिखा है सर, इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल, तुम्हारा पहला कीवर्ड सर, म्यूचुअल एजेंसी इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। सेकंड, देयर मस्ट बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी अमॉन्ग द पार्टनर्स। सो फर्स्ट, इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। थर्ड सर, एन एक्ट ऑफ पार्टनर is considered as an act of all partners, मतलब one partner का act is equivalent to act of all partners. Next sir, each partner is a principal as well as agent, ये चार पॉइंट्स है, इस चार पॉइंट्स को याद रखना। सर क्या क्या पॉइंट्स है बता दीजिए सर।
सर म्यूचुअल एजेंसी क्या है? कार्डिनल प्रिंसिपल, इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल. सेकंड, सर म्यूचुअल एजेंसी, there must be a contract of mutual agency. Second, there must be a contract of mutual agency. Third, sir, act of one partner is equivalent to act of all partner, and partner is an agent as well as principal. Each partner is an agent as well as principal. Sir, principal कैसे हुआ? सर एजेंट और प्रिंसिपल कैसे हुआ? एजेंट कैसे हुआ? बिकॉज ही बाइंड्स अदर पार्टनर्स. और प्रिंसिपल कैसे हुआ? बिकॉज इज बाउंड बाय अदर पार्टनर. सिंपल. एजेंट क्यों हुआ? बिकॉज ही बाइंड्स अदर पार्टनर्स. और प्रिंसिपल कैसे हुआ? बाउंड बाय अदर पार्टनर्स. जो हमने तुम्हें विराट और धोनी और कोहली क्या विराट धोनी और रोहित भाई के एग्जांपल में हमने समझा था. ठीक है, क्लियर है? तो सर ये 5 एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए. सर एक ये केस लॉ है जो इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है. सर ये केस लॉ बेसिकली क्या है? केडी कामत एंड को. केडी कामत एंड को के जो केस लॉ है सर, उसमें क्या हुआ था सर? थोड़ा सा एक हमें एक जस्ट एक समरी बता दीजिए सर. बेसिकली इसमें क्या था? मान लो फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स, ठीक है, और उसमें उन्होंने डिसाइड किया क्या था कि जो मिस्टर डी है ना सर, मिस्टर डी ही विल टेक ऑल द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स. ये सारे डिसीजन लेगा ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स. तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है सर, क्या इसको हम पार्टनरशिप कहेंगे? तो इस केस में तुम्हें चेक करना है सर कि क्या ये म्यूचुअल एजेंसी है यहाँ पर. तो मैं कह सकता हूँ सर डी जो डिसीजन ले रहा है वो अपने लिए भी ले रहा है और ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स दे रहा है. तो इसका मतलब क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है. और अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो इसका मतलब इट इज अ पार्टनरशिप. समझ में आया? तो बेसिकली सर यही था केडी कामत एंड को, जहां पर हमने डिसाइड किया था. और याद रखना इसी केस लॉ के बेसिस में पता चला कि म्यूचुअल एजेंसी इज द कंक्लूसिव एविडेंस. बाकी कुछ हो या ना हो ठीक है, दैट इज ओके, बाकी सब ठीक है, होना चाहिए, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी बिकम्स द कंक्लूसिव एविडेंस, जो हमने पढ़ा था उस समय भी. क्लियर? अब सर केडी कामत एंड को समझ में आ गया. एक और केस लॉ था. अब वो केस लॉ एक बार तुम चेक कर लेना स्टडी मटेरियल में कि वो केस लॉ था क्या, बट मैं तुम्हें उस केस लॉ का डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि उसमें हुआ क्या था. उसमें ये हुआ था सर, मान लो 3 पार्टनर्स है, ठीक है. अब तीनों पार्टनर्स है, ठीक है सर, वो बोल रहे कि पार्टनर्स है, लेकिन सर उनके बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, मतलब ना ही ओरल ना ही रिटर्न, कुछ नहीं है सर. ना ही उनके बीच में उन्होंने कुछ पीएसआर डिसाइड किया है सर, ना ही उन्होंने बैंक अकाउंट खोला है पार्टनर्स के नाम पे, कुछ नहीं किया. तो मुझे बताओ क्या इस केस में कोई पार्टनरशिप माना जाएगा? ऑब्वियसली आंसर इज नो, क्योंकि ना ही तुम्हारा कोई एग्रीमेंट है, ना ही तुम्हारा कोई पीएसआर है, ना ही तुमने कोई बैंक अकाउंट खोला है, तुमने कुछ नहीं किया, तो इसको हम पार्टनरशिप नहीं कहते. ठीक है, तो इसके ऊपर एक सिंपल केस लॉ है, इतना रेलेवेंट नहीं है तो इसलिए मैंने नोट्स में लिखा नहीं है, तुम एक बार चेक कर लेना, नहीं करोगे तो भी चलेगा. एक केडी कामत को याद रख लेना, अगर वो भी याद नहीं रहे तो एटलीस्ट ये पॉइंट्स याद रख लेना म्यूचुअल एजेंसी के, ये 5 पॉइंट्स. कार्डिनल प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, वन पार्टनर का एक्ट इक्विवेलेंट टू एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट, एंड लास्ट में एजेंट कैसे और प्रिंसिपल कैसे है वो तुमको एक्सप्लेन कर देना. दैट्स इट सर. इसी 5 एसेंशियल एलिमेंट्स को लेके अब इंस्टीट्यूट देखो, इंस्टीट्यूट का सर काम ये टॉर्चर करना. तो कैसे टॉर्चर करे बच्चों को? तो पहले तो उन्होंने बना दिया एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है सर. एसेंशियल एलिमेंट्स में उन्होंने क्या क्या 5 लिख दिया सर. क्या क्या 5 लिख दिया जरा बता दीजिए सर. पहले अग्रीमेंट लिखा, तो पहले तो लिखा अग्रीमेंट, चलो ठीक है. उसके बाद सर 2 और मोर पर्सन लिख दिया, ठीक है सर. उसके बाद सर बिजनेस लिख दिया, ठीक है. उसके बाद सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दिया, ठीक है. उसके बाद क्या कर दिया लास्ट में? म्यूचुअल. अब उन्होंने क्या क्या बोला? देखो एसेंशियल एलिमेंट तो 5 है, लेकिन अब अगर तुम्हें कोई पार्टनरशिप डिटरमाइन करना है तो इसका कुछ एक ट्रू टेस्ट भी है. ट्रू टेस्ट, अगर मतलब तुम्हें अगर कंफ्यूजन हो एसेंशियल एलिमेंट में कि भाई कोई एलिमेंट सेटिस्फाई हो रहा है कोई नहीं हो रहा, तो ट्रू टेस्ट चेक करना है. ट्रू टेस्ट. अब ट्रू टेस्ट में उन्होंने क्या बोला? देखो ट्रू टेस्ट में कुछ नहीं बोला. पहला ट्रू टेस्ट क्या? अग्रीमेंट टू डू बिजनेस, मतलब ये इसको और इसको मिक्स कर दिया सर. अग्रीमेंट होना चाहिए टू डू बिजनेस. अरे ये तो सर हमने एसेंशियल एलिमेंट में पढ़ा, वही सेम उन्होंने उठाया और चिपका दिया ट्रू टेस्ट में. फिर सेकंड ट्रू टेस्ट में उन्होंने क्या लिखा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए सर. ये है सेकंड ट्रू टेस्ट, ठीक है सर. अग्रीमेंट होना चाहिए टू डू बिजनेस, उठाया, ठीक है. उसके बाद पीएसआर को उठाया एक और लास्ट में उन्होंने क्या डाल दिया? एक और म्यूचुअल एजेंसी. तो उन्होंने 3 डिसाइड किए. ट्रू टेस्ट क्या है सर? अग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और मतलब अग्रीमेंट और बिजनेस होना चाहिए फर्स्ट. सेकंड पीएसआर होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए सर. 2 और मोर पर्सन ऑब्वियसली ये भी होना चाहिए, ये भी तुम्हारा इसी में कवर्ड है. बेसिकली 3 मिक्स है. अग्रीमेंट, 2 और मोर पर्सन, बिजनेस, उसको करके उन्होंने एक कर दिया. पीएसआर सेकंड ट्रू टेस्ट, और थर्ड ट्रू टेस्ट है म्यूचुअल एजेंसी. ये तीनों है ट्रू टेस्ट. अब इसमें भी कंक्लूसिव कौन सा है? इसमें भी कंक्लूसिव है सर तुम्हारा म्यूचुअल एजेंसी. मतलब सर पहले तो एसेंशियल एलिमेंट 5,
फिर 3 ट्रू टेस्ट, उसमें भी कंक्लूसिव क्या निकला सर? म्यूचुअल एजेंसी। सर तो अल्टीमेटली हमने जो ऊपर में पढ़ा है अग्रीमेंट, सेम वही, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस, मतलब सर नॉट बाय स्टेटस मतलब इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस वाला एग्जांपल लिया था ना वही वाला, ठीक है। अच्छा मैंने बोला था सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, अच्छा मुझे बताओ सर, मुझे बताओ, जैसा हमने ऊपर में डिस्कस किया था सर, काम गया सर वो रेंटल इनकम, मुझे बताओ अगर तुम कोई रेंटल इनकम शेयर कर रहे हो 50-50, तो क्या मान लिया जाएगा सर ये पार्टनरशिप है? आंसर इज नो। सिर्फ मियर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से पार्टनरशिप नहीं बनता सर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है अच्छा बात है, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए सर? म्यूचुअल एजेंसी मतलब सर अगर ए अगर कोई भी डिसीजन ले तो फिर वो बी के ऊपर भी बाइंडिंग हो, और बी जो भी डिसीजन ले वो ए के ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए, है ना। तो सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, बट इट इज नॉट द ओनली एसेंशियल एलिमेंट। मतलब सर मतलब ये हुआ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस बट नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो क्या लिखा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी by persons holding a joint or common interest does not makes such person partners। मतलब सर अगर कोई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम अ प्रॉपर्टी बाय पर्सन्स हु आर होल्डिंग इट जॉइंटली, मतलब अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, जॉइंट मतलब बेसिकली सर जॉइंट ओनरशिप का केस में, और उसमें अगर तुम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है सर वो पार्टनरशिप है, उसे हम कहते हैं जॉइंट ओनरशिप। तो जॉइंट ओनरशिप अलग हो जाता है, पार्टनरशिप अलग हो जाता है। तो लॉ ने यही कहा है सर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स by persons who are holding the properties jointly does not make them partners। It is a prima facie evidence, not a conclusive evidence। It is a prima facie evidence, not a conclusive evidence। अब इसमें उन्होंने ना और 2-3 एग्जांपल तुम्हें दिया है, देखो मैं 2-3 एग्जांपल चलो ले लेते सर, समझ जाते हैं कि सर ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स आपने जो बोला है प्राइमा फेसी है, कंक्लूसिव नहीं है, इसका 1-2 एग्जांपल दे दीजिए। जैसे मान लो सर ए, सर ए ने, ए कौन है सर? प्रिंसिपल, ठीक है। ए ने अपॉइंट किया बी को, सर बी कौन बन गया? एजेंट। ए ने बोला बी को देख तेरा काम है गुड्स सेल करना, ठीक है। अब भाई तू जब भी गुड्स बेचेगा ना, जो भी तू गुड्स बेचेगा उसमें से 10% मैं तुझे दे दूंगा ऑफ सेल्स, जितना भी तूने सामान बेचा उसका 10% मैं दे दूंगा, ठीक है। इसको सर हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं सर? कमीशन। कमीशन कि 10% तुम्हारा। तो मुझे बताओ क्या बी कौन है सर? बी तो एजेंट है प्रिंसिपल का, और बी को 10% मिलेगा, तो क्या सर बी बी और ए क्या ये दोनों पार्टनर बन गए क्या? मुझे बताओ, तुम कमीशन दे रहे हो, क्या कमीशन देने से क्या दोनों पार्टनर बन गए? प्रॉफिट्स तो शेयर हो रहा है 10%, लेकिन क्या तुम पार्टनर बन गए? सर आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी थोड़ी है, म्यूचुअल एजेंसी है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ एजेंसी है, बी इज एन एजेंट ऑफ ए। लेकिन क्या ए इज एन एजेंट ऑफ बी? आंसर इज नो, ए इज नॉट एन एजेंट ऑफ बी। तो इसलिए म्यूचुअल, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है, एक पर्सन प्रिंसिपल भी है एजेंट भी है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो सर कमीशन जो तुम शेयर करते हो वो पार्टनरशिप है नहीं, इट इज जस्ट अ शेयरिंग ऑफ कमीशन, तुम सिर्फ शेयर कर रहे हो, दैट्स इट, पार्टनरशिप है नहीं सर। अच्छा मान लो सर ए कौन है सर? ए है सर बुक का राइटर, मतलब सर ऑथर, मान के चलो ए कौन है सर? ऑथर, ठीक है। सर ए ने अपना बुक पब्लिश करने के लिए किसको दिया है? बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड कौन हो गया सर? बुक का पब्लिशर, ठीक है। अब सर जो भी तुम बुक पब्लिश करोगे, जो भी अब ये बुक जो भी सेल होगा, मतलब बी, अब देखो ए ने अपना पूरा क्या बोलते हैं बुक लिख दिया, और पूरा का पूरा राइट्स किसको दे दिया? बी को। अब बी लिमिटेड जो भी सर प्रॉफिट्स कमाएगा उसमें से मान लो सर 20% किसको दे देगा? ए को दे देगा, ठीक है। जो भी गुड्स मतलब जो भी तुम बुक बेचोगे उसका 20% किसको चला जाएगा? ए को। तो क्या सर ए एंड बी लिमिटेड पार्टनर्स हो गए क्या? मुझे बताओ। नहीं, आंसर इज नो, क्योंकि सर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो पार्टनर्स कैसे हो गए? म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, सिर्फ सिर्फ यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ अगर 20% दे रहे हो तो क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो हो रहा है सर, क्योंकि एक तरीके से क्या रॉयल्टी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ही बोल सकते हो। लेकिन क्या पार्टनर्स हो गए? नहीं, क्योंकि पार्टनर्स होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है सर? म्यूचुअल एजेंसी। जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो तब तक तुम पार्टनर नहीं बन सकते, पार्टनरशिप वो नहीं कहलाया जाता। और म्यूचुअल एजेंसी हमने ऊपर ही पढ़ लिया है, तो दैट्स इट, ठीक है। तो सर 3 ट्रू टेस्ट है, उसमें भी कंक्लूसिव क्या है सर? म्यूचुअल एजेंसी। मैंने क्या बोला था सर? अग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। यहाँ पर लॉ देखो क्या कहता है, पार्टनरशिप अगर रिटर्न है तो क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब पढ़ो पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन क्या दिया सर? डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, सर फर्स्ट है डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, सेकंड टर्म्स एंड कंडीशंस,
टर्म्स एंड कंडीशंस, उसी को कहते हैं पार्टनरशिप। सब पार्टनरशिप डीड क्या हो गया, डॉक्यूमेंट होना चाहिए इन राइटिंग कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। सर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, अरे भाई तुमने क्लास 11-12 में नहीं पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की सैलरी कितना मिलेगा पार्टनर्स को, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, करेक्ट, वो सब क्या है टर्म्स एंड कंडीशन तो है। सर बिजनेस क्या शुरू करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कितने पार्टनर्स होंगे, उनका नाम, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब क्या है टर्म्स एंड कंडीशन जो तुमने पढ़ा था 11 एंड 12 में, तो वही टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए। तो सर डॉक्यूमेंट इन राइटिंग टर्म्स एंड कंडीशन, उसी को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब उसमें 3 पॉइंट्स है जो तुम्हें लिखने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन आता है। क्या क्या है सर, नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। सर नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड कहने का मतलब यह है सर कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट का ऐसा कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, और जरूरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो तुम करो वो रिटर्न ही है, इट कैन बी ओरल ऑल्सो, एंड प्लस अगर रिटर्न भी हो सर तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, तो लिखा हुआ है नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन, अगर अग्रीमेंट भी कर लिया तुमने तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, तुमको जैसे ठीक लगे तुम वैसा अग्रीमेंट कर सकते हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो तुम ऐड कर सकते हो। सर नेक्स्ट, इट मे बी इन राइटिंग मे बी इन ओरल, अगर राइटिंग हो गया तो डीड, और अगर ओरल रहा तो फिर नॉर्मल अग्रीमेंट ओरल अग्रीमेंट। लेकिन सर प्रैक्टिकली हम रिटर्न नहीं करते, प्रैक्टिकली रिटर्न नहीं करते हैं, लॉ ये कहता है कि ओरल रिटर्न कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिकली रिटर्न नहीं होता। एंड सर नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड विद केयर एंड स्टैम्प्ड एज पर स्टैम्प एक्ट 1819। मतलब सर डीड अगर तुम बनाओगे तो डीड को तुम्हें स्टैम्प करना पड़ेगा। सर ये स्टैम्प क्या होता है सर, स्टैम्प, अरे भाई एक स्टैम्प पेपर आता है, स्टैम्प पेपर एक 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर आता है, तो वो स्टैम्प पेपर तुमको क्या लगाना है, सबसे पहला पेज तुम्हारा स्टैम्प पेपर होगा, और स्टैम्प पेपर के अंदर तुम्हारे पार्टनर्स के नाम, बिजनेस, क्या क्या तुम कर रहे हो वो सब लिखा होगा। मतलब तुम्हारा, मतलब जो डीड बनेगा सर, वो डीड किसके ऊपर बनेगा सर, ऐसे कोई प्लेन पेपर नहीं लेना, या तुमने कोई ऐसा क्या बोलते हैं कोई फैंसी पेपर, अरे वो फैंसी टैंसी नहीं चलता सर, ये लॉ है, लॉ में क्या चलेगा, स्टैम्प पेपर। तो तुम्हारा जो डीड बनेगा सर वो किसके ऊपर बनेगा, वो बनेगा स्टैम्प पेपर के ऊपर, ठीक है। तो मेक श्योर जो तुम्हारा पहला पेज है, पहला पेपर जो तुम्हारा फर्स्ट जो लिखा हुआ पार्टनरशिप, वो क्या होगा सर, स्टैम्प पेपर के ऊपर होता है। जो तुम्हारा पहला पेज होता है वो स्टैम्प पेपर के ऊपर होता है, तो वही लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड विद केयर एंड स्टैम्प्ड, ये प्रॉपर्ली स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो 100 रुपए का जो भी स्टैम्प पेपर, वो सर उसमें पार्टनर्स के साइन भी रहते हैं, वो सब तो बेसिक्स है, वो सब होनी चाहिए सर। तो सर पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, राइटिंग होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज नहीं है सर, अगर रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, अगर राइटिंग में हुआ तो पार्टनरशिप डीड, और डीड को तुम प्रॉपर्ली स्टैम्प करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सर पार्टनरशिप डीड के कंटेंट, इस पे स्टेट क्वेश्चन आ सकता है सर, इसमें तुम्हारे स्टडी मटेरियल में भी स्टेट क्वेश्चन है कंटेंट, तो क्या कंटेंट होगा इसमें, तो तुम्हें इसमें याद भी नहीं रखना सर, ये तो बाय डिफॉल्ट याद रह जाता है, नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर्स का नाम, या बिजनेस का नाम और बिजनेस का प्लेस मतलब एड्रेस। उसके बाद सर पार्टनरशिप तुमने कब शुरू किया और पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है। सर ड्यूरेशन का क्या मतलब, क्या है ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन अभी हम पढ़ेंगे, रुक जाओ इसको होल्ड करके रखो, अभी बस अभी तुम इसका नॉर्मल याद रखो, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप और डेट ऑफ कमेंसमेंट, कि कब शुरू करोगे और पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। सर उसके बाद ये सब तो तुमने 11-12 में पढ़ा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पीएसआर, सर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन, से विराट भाई, रोहित भाई, दोनों मिलकर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों के बीच में पीएसआर क्या होगा, दोनों के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तीनों के बीच में, सॉरी तीनों के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कैपिटल के ऊपर, ड्रॉइंग्स के ऊपर। सर अगर कोई नया पार्टनर का एडमिशन करना है तो कैसे करेंगे, अगर रिटायरमेंट होगा तो कैसे होगा, सर डिसोल्यूशन के टाइम में सेटलमेंट कैसे होगा, सर सैलरी और कमीशन अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, और सर अगर कोई पार्टनर को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्सपल्शन, हकालना, हकालना। सर कुछ आ रहा है, कुछ तो सर याद आ रहा है, एक्सपल्शन याद है, एक्सपल्शन यूनिट नंबर 3, अगर कोई पार्टनर को निकालना है तो गुड फेथ में होना चाहिए, कंसेंट लगेगा, नोटिस दिया जाना चाहिए पार्टनर को, उसका बात तुम सुनोगे, ठीक है। तो वो सब हमने पढ़ा था, तो वही सब प्रोविजंस होंगे तुम्हारे पार्टनरशिप डीड में, कि एक्सपल्शन के कुछ कंडीशंस है वो कंडीशंस मेंशन होंगे, सेम एडमिशन रिटायरमेंट के भी कुछ कंडीशंस है वो कंडीशंस भी मेंशन होंगे। तो बेसिकली सर जो तुम यूनिट 3 में पढ़ोगे वो सब, प्लस जो तुमने 11-12 में पढ़ा है वो सब, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सर लास्ट में क्या है, लास्ट में अगर तुम चाहो तो ये प्रोविजंस को डिलीट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, एज पर योर बेसिस। मतलब कहने का मतलब मैंने तुम्हें वही बोला था कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, इसमें से तुम कुछ ऐड भी कर सकते हो, इसमें से तुम कुछ माइनस भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है।
अच्छा ठीक है सर। अब सर कुछ क्वेश्चंस है जो हम एक बार जस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टनरशिप है या नहीं, हमें डिसाइड करना है पार्टनरशिप है नहीं। सर विराट भाई को जूते बेचने हैं, उसके लिए उन्होंने एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया, मुझे बताओ क्या एम्प्लॉयज पार्टनर्स है क्या? आंसर इज नो। एम्प्लॉयज थोड़ी पार्टनर्स होते हैं, एम्प्लॉयज तो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको तो सैलरी मिलता है। तो सर इस केस में दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप, दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। सर रोहित भाई एंड धोनी भाई आर को ओनर्स, को ओनर्स, याद रखो को ओनर्स है सर। द रेंट इज शेयर्ड एज पर द को ओनर्स। मुझे बताओ यहाँ पर को ओनर्स है ना, तो इस केस में सर क्या पार्टनरशिप थोड़ी ना है, नॉट अ पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या है सर? म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पर तो म्यूचुअल एजेंसी है ही नहीं सर, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो कैसे म्यूचुअल एजेंसी? नो पार्टनरशिप, है ना, दे आर जस्ट को ओनर्स। और यहाँ पर सर ना ही म्यूचुअल एजेंसी और ना ही बिजनेस है, बिजनेस भी नहीं है क्योंकि रेंट आ रहा है, रेंट शेयरिंग ऑफ रेंटल इनकम इज नॉट अ बिजनेस, तो ना ही बिजनेस ना म्यूचुअल एजेंसी। सर को ओनर्स है, बोथ अग्री टू कंडक्ट बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, मुझे बताओ। सर दोनों ने डिसाइड किया बिजनेस, बिजनेस भी कैरी करेंगे, प्रॉफिट्स भी शेयर करेंगे, लेकिन सर ये को ओनर्स है। तो सर यहां पर इस केस में क्या होगा मुझे बताओ। इस केस में सर अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो फिर ये क्या बन जाएगा सर? पार्टनरशिप बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस भी कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, और हम मान के चल रहे सर कि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी भी है, तो इस केस में पार्टनरशिप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर दे अग्री टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स टू नीडी पीपल। मुझे बताओ चैरिटेबल पर्पस है, तो नॉट अ पार्टनरशिप। सर मैन्युफैक्चर धोनी एंड रोहित भाई ने मिलकर डिसाइड किया कि वो मैन्युफैक्चर करेंगे ब्लैंकेट्स, लेकिन 100% ऑफ प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय रोहित। मुझे बताओ प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी, प्रॉफिट शेयरिंग एसेंशियल एलिमेंट है सर, तो अगेन दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि 100% प्रॉफिट एक ही पर्सन रख रहा है, तो अगेन नॉट अ पार्टनरशिप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंकेट नॉट अ पार्टनरशिप। ऊपर वाला हाँ बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, अज्यूमिंग म्यूचुअल एजेंसी है, तो इट इज अ पार्टनरशिप। सर मिस्टर रोहित एंड मिस्टर धोनी agreed to manufacture blankets for earning profits, ठीक है। However, it has been decided that profits will be shared equally। अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग भी हो रहा है सर, बिजनेस भी हो रहा है, ठीक है सर, बिजनेस भी हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग भी हो रहा है, लेकिन लॉसेस विल बी बॉन्ड बाय रोहित। मुझे मैंने बोला था शेयरिंग ऑफ लॉसेस नॉट कंपलसरी, तो इस केस में सर ये क्या बन जाएगा? इस केस में सर ये क्या बन जाएगा? इट इज अ पार्टनरशिप, इट इज अ पार्टनरशिप, क्योंकि सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है। सर टू फर्म्स अमोंग 12 पार्टनर्स कंबाइंड बाय एन अग्रीमेंट इनटू वन फर्म हैविंग 24 पार्टनर्स। मुझे बताओ फर्म वन है और ये फर्म टू है। सर फर्म वन में 12, फर्म टू में 12। अब ये 12 और 12 दोनों मिलकर एक फर्म बना लेते हैं जिसमें पार्टनर्स कितने होंगे? 24। तो मुझे बताओ यहां पर तो मैंने बोला नेचुरल पर्सन कैन बी अ पार्टनर, तो इस केस में पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर ये दोनों फर्म, सर ये दोनों फर्म मिलके एक, अगर अगर ये दोनों फर्म, सर दोनों फर्म पार्टनर नहीं बन सकते फर्म में, लेकिन दोनों फर्म के जो पार्टनर्स है वो तो पार्टनर्स बन ही सकते हैं ना सर। इनके अंदर 12 पार्टनर्स है, इनके अंदर 12 पार्टनर, तो ये 12 और 12 24 मिलके तो फर्म बना ही सकते हैं। हाँ ये फर्म और ये फर्म मिलके पार्टनरशिप नहीं बना सकते, लेकिन इनके अंदर जो पार्टनर्स है वो तो मिलके पार्टनरशिप फर्म बना ही सकते हैं, तो इस केस में इट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, क्योंकि 24 पार्टनर्स है, दे बोथ ऑल आर नेचुरल पर्सन, दे कैन बिकम पार्टनर्स। डन। तो सर ये हो गया पार्टनरशिप का, तुम्हें क्लैरिटी मिल गया 7 एग्जांपल। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और भी क्लैरिटी मिल जाएगा। बस एक चीज और तुम्हें याद रखना, हर वक्त तुम ये चीज याद रखना कि जॉइंट ओनरशिप के केस में, जैसे मैंने तुम्हारा ना को ओनर या जॉइंट ओनरशिप के केस में, तो जॉइंट ओनरशिप के केस में याद रखना इट इज नेवर अ पार्टनरशिप। हाँ अनलेस एंड अनटिल अगर म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो जॉइंट, क्योंकि देखो जॉइंट ओनरशिप के केस में अगर म्यूचुअल एजेंसी है तभी जाके वो पार्टनरशिप बनता है, अगर म्यूचुअल एजेंसी है। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो फिर इट इज नॉट अ पार्टनर, ठीक है, क्लियर है। तो जॉइंट ओनरशिप के केस में हर वक्त मतलब इट मस्ट बी, याद रखना देयर मस्ट बी, देयर नीड्स टू बी अ म्यूचुअल एजेंसी। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है इट इज नॉट अ पार्टनरशिप फॉर्म। सर कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में उसका डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा, अगर क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो तुम अज्यूम कर लेना म्यूचुअल एजेंसी है और फिर बोल देना पार्टनर, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर हाँ अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्लियर, नहीं तो क्वेश्चन में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है कि भाई इस केस में म्यूचुअल एजेंसी है, ठीक है। तो नॉर्मली याद रखना जॉइंट ओनरशिप के केस में नॉर्मली म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता नॉर्मली, तो इसलिए इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, लेकिन क्वेश्चन में गिवन रहेगा फैक्ट्स, तो उसको हम चेक करके डिसाइड करेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हारे इसमें एक एग्जाम, तुम्हारे आई थिंक एक क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन था सर जहां पर ए बी एंड सी, ठीक है सर, ये तीनों बेसिकली सर जॉइंट ओनर्स है, ठीक है।
सर ये जॉइंट ओनर्स है, तो मैंने बोला जॉइंट ओनरशिप इज नॉट अ पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ पर जॉइंट ओनरशिप है, मतलब यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं था सर। सर यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो इसलिए पार्टनरशिप भी नहीं है। अब क्या होता है सर, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, सर इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो 4500 का होगा। तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 4500 का होगा, सर ये तीनों को पे करना पड़ेगा, ए को भी, बी को भी और सी को भी। क्यों सर? क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप। तो जॉइंट ओनरशिप के केस में तो सर तीनों को ही पे करना पड़ेगा, 1500 1500 1500। हाँ, हाँ पार्टनरशिप के केस में क्या होता सर, ए पे कर सकता था, ए पे कर सकता था 4500 ऑन बिहाफ ऑफ बी एंड सी, लेकिन दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप, ये तो जॉइंट ओनरशिप है, तो 1500 इसको, 1500 इसको, 1500 इसको देना पड़ेगा। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन है जो तुम, हम क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करेंगे तो वहां कवर कर लेंगे, ठीक है। वहां एक बार तुम क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे तो तुम्हारा सब क्लैरिटी हो जाएगा। भाई अभी के लिए मैंने समझा दिया, म्यूचुअल एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जॉइंट ओनरशिप पार्टनरशिप नहीं बनता अनलेस एंड अनटिल म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट सर, अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सर पार्टनरशिप के ऊपर हमने एसेंशियल एलिमेंट्स अब डिस्कस कर लिया, डेफिनेशन भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं सर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सर ये टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते क्या है, जरा इसके बारे में हमें समझा दीजिए। तो वही सर, हम वही बिजनेस, हम अब सर वही एग्जांपल लेंगे, बस हम थोड़ा चेंज कर देंगे सर, ठीक है। मतलब पर्सन हम वही रखेंगे सर, विराट भाई हमारे फेमस भाई है, धोनी भाई सर हमारे काम भाई, और रोहित भाई सर थोड़े बुलक्कड़ है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है सर, ठीक है। तो सर विराट भाई, धोनी भाई और रोहित भाई। अब देखो क्या करते हैं सर, विराट भाई क्या करेंगे, मैं देखो अब एग्जांपल में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैंने पर्सन का नाम चेंज रखा है, अब हम एग्जांपल थोड़ा चेंज कर रहे हैं। सर विराट भाई क्या करेंगे, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। सर क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे? करेक्ट। प्रॉफिट, एक काम करते हो सर, इसको हम ना थोड़ा टेबल बनाते हैं, टेबल, ताकि हमें सर क्लैरिटी मिल जाए, हमें समझ में आ जाए सर आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे लिए हम टेबल भी बना देंगे। और बोलो क्या बनाना है तुम्हारे लिए, बस पेपर लिख के नहीं आ सकते, ठीक है। चलो थैंक यू सर, हमें पता था सर। सर इतना गंदा जोक आप क्रैक मत कीजिए सर प्लीज। सर विराट भाई, अरे यार एक मिनट रुको, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर हमें गैप रखना पड़ेगा, नहीं तो लिखने में प्रॉब्लम होगा। इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। ओके, ठीक है सर, समझ गए। तो ये है विराट, सर ये है धोनी, और ये है हमारे रोहित, ठीक है। सर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। सर पहला पॉइंट लिख देता हूँ बिजनेस, ठीक है। सर सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ, सर सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। क्लियर? एक काम करते सर, रुकिए, पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर जाके हम इसको समझ लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे कंफ्यूजन होगा। मान लो सर अब मैं देखो तुम्हें बता रहा हूँ क्या विराट भाई क्या करेंगे सर, विराट भाई बिजनेस को चलाने वाले, मतलब सर विराट भाई बिजनेस को चलाएंगे, और जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो सब कुछ तीनों में शेयर होगा, ठीक है। मतलब सर विराट भाई बेसिकली बिजनेस चलाने वाले, मतलब वो पूरा का पूरा बिजनेस, मतलब वो डेली आएंगे फर्म में, और डेली सुबह आएंगे रात को जाएंगे, ठीक है। डेली सुबह आएंगे, मतलब उनका ड्यूटी है सर 9 से 6, ठीक है। और वो बिजनेस पूरा संभालने वाले कौन, विराट भाई। सर धोनी भाई क्या करने वाले, भाई धोनी भाई सर बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं संभालेंगे, धोनी भाई सर बिजनेस नहीं संभालेंगे, ठीक है। धोनी भाई सर फिर अगर बिजनेस नहीं संभालेंगे सर, तो धोनी भाई सर क्या करेंगे, सर धोनी भाई कुछ नहीं, धोनी भाई सर हम क्या करेंगे सर, वो जो भी प्रॉफिट्स आएगा उसका शेयर ले लेंगे सर, और अगर जरूरत पड़ा तो सर वो क्या करेंगे, कैपिटल लेंगे, कैपिटल पैसा पैसा ले आएंगे, ठीक है। मतलब धोनी भाई कैपिटल लेके आएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। बिजनेस में धोनी भाई को बिजनेस से कोई मतलब नहीं है भाई, धोनी भाई पैसा देंगे, प्रॉफिट्स आएगा डिस्ट्रीब्यूट, धोनी भाई को सिर्फ कैपिटल लाना है बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर रोहित भाई क्या करेंगे, सर रोहित भाई तो सर ना बिजनेस करने वाले, सर रोहित भाई को ना प्रॉफिट शेयरिंग से कोई मतलब है सर, ना उनको कोई कैपिटल से मतलब है, तो सर रोहित भाई फिर करेंगे तो करेंगे क्या, सर रोहित भाई सिर्फ अपना नाम लिखेंगे, नाम, है ना। तो रोहित भाई का नाम ही काफी है, रोहित भाई का नाम ही काफी है सर, तो वो सिर्फ अपना नाम लिखेंगे बस। सर वो ना बिजनेस करने वाले, ना बिजनेस में कोई पार्टिसिपेशन उनका, ना प्रॉफिट से उनको कोई लेना देना, ना कैपिटल से कोई लेना देना, वो सिर्फ अपना नाम देंगे कि भाई मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। भाई नाम, रोहित भाई का नाम बहुत मायने रखता है ना। ठीक है सर, धोनी भाई क्या करेंगे, धोनी भाई बिजनेस उन्हें करना नहीं है,
उनको भाई सिर्फ कैपिटल लाना है, प्रॉफिट शेयरिंग में वो पार्टिसिपेट, प्रॉफिट शेयर होगा एज यूजुअल। सर विराट भाई सर बिजनेस भी करेंगे, 9 से 6 भी आएंगे, सर उनका प्रॉफिट शेयरिंग भी होगा, बिजनेस विराट भाई प्रॉफिट शेयरिंग भी करेंगे। ठीक है, तो सर आप कहना क्या चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टनर, हम यहाँ पर सर कोई भी पार्टनर को अगर नाम देंगे, नाम कि वो किस टाइप का पार्टनर है, किस टाइप का पार्टनर है, तो तुम्हें चेक करना है ये चीजें कि क्या वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, सर क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है, सर क्या वो कैपिटल ला रहा है, ठीक है, और लास्ट में सर क्या वो थर्ड पार्टी को लायबल है या नहीं। तुम्हें ये चीजें चेक करनी है। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पर विराट भाई बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विराट भाई प्रॉफिट शेयरिंग, सर विराट भाई कैपिटल ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते, विराट भाई का मर्जी। ठीक है, वो बिजनेस भी कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर भी कर रहे हैं, कैपिटल ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते, उनका मर्जी है। सर क्या विराट भाई थर्ड पार्टी को लायबल? ओब्वियसली सर, ओब्वियसली थर्ड पार्टी को लायबल होंगे ना। आप मान लो बुक्स में तुम्हारे जो भी पेबल है, तो उसके लिए विराट भाई भी लायबल होंगे, अल्टीमेटली तीनों तीनों पर्सन लायबल होंगे, मतलब ऑल द पार्टनर्स विल बी लायबल, करेक्ट। तो सर अगर कोई पार्टनर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट शेयरिंग भी करता है, कैपिटल लाओ या नहीं, ठीक है, और थर्ड पार्टी को भी लायबल है, सर बिजनेस में भी पार्टिसिपेशन है, प्रॉफिट शेयरिंग भी है, थर्ड पार्टी को भी लायबल है, सर इसको हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। क्या कहते हैं सर? एक्टिव पार्टनर। ये देखो क्या लिखा है सर, इट इज अ पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर बाय एन अग्रीमेंट, पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर, मतलब अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई ये पार्टनर एक्टिव पार्टनर होगा। ठीक है, पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर बाय एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये पार्टनर है, एंड हु कंडक्ट्स, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन पार्टनरशिप, मतलब सर उसका बिजनेस में पार्टिसिपेशन। तो सर सब पार्टनर बाय एन अग्रीमेंट एक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन बिजनेस। ठीक है, तो 10 ही एक्ट्स, मतलब क्या, एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, क्योंकि मैंने बोला कि विराट भाई बिजनेस में क्या बिजनेस में पार्टिसिपेशन करेंगे ना, इसका मतलब क्या है, एक तरीके के एजेंट है फॉर अदर पार्टनर्स, एक तरीके से एजेंट फॉर द अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं सर, हम एक्टिव पार्टनर। सर या मतलब सर एक्टिव पार्टनर कौन है? सर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी करेगा, एंड थर्ड पार्टी को भी लायबल होगा, थर्ड पार्टी को भी लायबल होगा। ठीक है, तो सर बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी करेगा, थर्ड पार्टी को लायबल होगा। फिर लास्ट में क्या लिखा है सर, ये वाला पॉइंट में मैं आऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इसे होल्ड कर रखो। अच्छा सर एक काम करते हैं, इसको भी चलो सर हम समझ लेते हैं, इसको तुम अगर याद होगा तुम्हें, यूनिट 3 से हम कनेक्ट करेंगे इसको। सर अगर कोई एक्टिव पार्टनर रिटायर हो रहा है सर, रिटायर, तो उस केस में सर उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, सर पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई तुम एक्टिव पार्टनर हो, तुम बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लोगों को पता है कि तुम एक एक्टिव पार्टनर हो, तुम धंधा चला रहे हो, लोगों को पता है तुम धंधा चला रहे हो, तो अगर तुम पार्टनरशिप छोड़ के जा रहे हो, तो तुम्हें पब्लिक को बताना पड़ेगा ना, क्योंकि जनता को, पब्लिक को तो ये लगेगा कि तुम धंधा चला रहे हो। तो तुम अगर धंधा छोड़ के जा रहे हो, तुम पार्टनरशिप छोड़ के जा रहे हो, अगर विराट भैया पार्टनरशिप छोड़ के जाते हैं, तो उन्हें पब्लिक को बताना पड़ेगा। अगर उन्होंने पब्लिक को नहीं बताया सर, तो क्या होगा? तो उस केस में याद रखना, विराट भैया का लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक, कब तक सर? जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देते, मतलब जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देते, तब तक विराट भैया हर ट्रांजेक्शन के लिए लायबल होंगे, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देते फॉर रिटायरमेंट। क्योंकि तो लॉ कहता है, अगर एक्टिव पार्टनर हो तो जनता को, ये पब्लिक को पता है कि तुम पार्टनर हो और एक्टिव पार्टनर हो, तुम ही धंधा चला रहे हो, तो तुम्हें उस जनता को बताना पड़ेगा कि तुम अब पार्टनर नहीं हो। अगर तुमने नहीं बताया, तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो तुम्हारा लाइबिलिटी चलता जाएगा इवन आफ्टर रिटायरमेंट, जब तक तुम पब्लिक नोटिस ना दे दो। ये सर हम अगेन अगेन कहां पढ़ेंगे सर? यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया एक्टिव पार्टनर कौन है, पार्टनर बाय एन अग्रीमेंट, पार्टिसिपेट्स इन बिजनेस, प्रॉफिट शेयर करता है, लायबल होता है थर्ड पार्टी को, और अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है टू एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मतलब अपने लाइबिलिटीज को हटाने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट। आप देखो, रिटायरमेंट के पहले का जो लाइबिलिटी, उसके लिए तो तुम लायबल हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद का जो लाइबिलिटी है, उसके लिए तुम लायबल हो गए या नहीं हो गए, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा पब्लिक नोटिस तुमने दिया है। अगर पब्लिक नोटिस दे दिया तो यू आर नॉट लायबल, अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, यू विल कंटिन्यू टू बी लायबल जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता। ठीक है,
सर हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि एक्टिव पार्टनर में आप कहना चाहते हो कि पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद, नहीं दिया तो लायबिलिटी कंटिन्यू। क्लियर है सर? सर अब आते हैं सर धोनी भैया के। सर धोनी भैया ने क्या किया था? सर धोनी भैया तो बिजनेस भी नहीं कर रहे, लेकिन सर प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा सर धोनी भैया कैपिटल लेके आ रहे हैं, ठीक है सर, प्रॉफिट शेयरिंग भी कर रहे हैं, कैपिटल भी लेके आ रहे हैं। सर धोनी भैया थर्ड पार्टी को भी लायबल होंगे। अच्छा थर्ड पार्टी को तो तुम लायबल होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस केस में सर इस पार्टनर को हम क्या कहेंगे? सर इस पार्टनर को हम कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर। क्यों सर? सर इसे हम स्लीपिंग पार्टनर क्यों कहते हैं सर? क्योंकि धोनी भैया सर बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उन्हें तो सिर्फ कैपिटल लाना है और प्रॉफिट में शेयर लेना है, उन्हें बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो सर पार्टनर हु बिकम्स पर्सन हु बिकम्स पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट एंड हु डज नॉट पार्टिसिपेट्स इन बिजनेस, उसे कहते हैं स्लीपिंग और डॉर्मेंट। सर प्रॉफिट शेयर होगा, लॉसेस भी शेयर होगा। सर लायबल टू थर्ड पार्टीज, आंसर इज यस। सर मुझे बताओ एक्टिव पार्टनर के केस में मैंने क्या बोला? तुम्हें तो नोटिस देना पड़ेगा। सर नोटिस देना पड़ेगा एक्टिव पार्टनर को, क्यों? सर क्योंकि जनता को यही लगता है कि वो पार्टनर है करके, जनता को तो यही लगता है ना कि ये बिजनेस चला रहा है, धंधा चला रहा है, तो उन्हें जनता को बताना पड़ेगा। सर स्लीपिंग पार्टनर के केस में तो सर धोनी भाई तो धंधा चला नहीं रहे, तो अगर धोनी भाई धंधा नहीं चला रहे तो क्या धोनी भाई को नोटिस देना पड़ेगा एंफेज में? क्यों? क्योंकि धोनी भाई तो धंधा ही नहीं चला रहे। तो उस केस में सर धोनी भाई को रिटायरमेंट के टाइम नोटिस देने का कोई जरूरत नहीं है। तो धोनी भाई को नोटिस देने का कोई जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि वो धंधा नहीं चला रहे और पब्लिक को मतलब ही नहीं है कि धोनी भाई पार्टनर है या ना रहे, क्योंकि वो धंधा ही नहीं चला रहे सर, वो तो सिर्फ कैपिटल लेके आ रहे, प्रॉफिट का शेयरिंग कर रहे, दैट्स इट। तो सर स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जो धंधा नहीं चलाता, वो क्या करता है सर? सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करता है और वो लायबल होता है टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। लायबल तो होंगे सर, चाहे तुम स्लीपिंग पार्टनर हो, एक्टिव पार्टनर, तुम कोई भी पार्टनर हो, तुम्हारा थर्ड पार्टी को लायबिलिटी हर वक्त रहेगी, तो लायबल तो रहेंगे सर टू थर्ड पार्टी। और जो कैपिटल लेके आते हैं सर, और प्लस नोटिस देने का जरूरत नहीं, ठीक है, नोटिस देने का जरूरत नहीं। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, हमें हमें सर अच्छे से समझ में आ गया। अब सर हम चलते हैं विराट भाई के पास। विराट भाई के पास सर, विराट भाई के पास अगर हम जाएंगे तो विराट भाई ने सॉरी विराट भाई तो हो गया, धोनी भाई भी हो गया, रोहित भाई। सर रोहित भाई ने, उनको बिजनेस से मतलब नहीं है सर, उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है सर, उनको कैपिटल से भी मतलब नहीं है सर, लेकिन 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 सर क्या सर वो थर्ड पार्टी को लायबल होंगे? तो मैंने क्या बोला? रोहित भाई ना अपना नाम लेके आया, नाम। तो मुझे बताओ जब तुम अपना नाम लेके आते हो तो जनता को पता है, और अगर जनता को पता है तो तुम थर्ड पार्टी के लायबल हो गए। सर क्या नोटिस देना पड़ेगा? भाई जनता को तो तुमने बताया है सबको कि तुम पार्टनर हो, अगर तुमने बताया है तुम सबके पार्टनर हो, तो अगर तुम रिटायर हो रहे हो तो तुम्हें नोटिस भी देना पड़ेगा। सर इसी को हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। सर नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? सर नॉमिनल पार्टनर ये होता है जिसको सर जो कुछ भी नहीं करता सर, जो ना बिजनेस, ना प्रॉफिट शेयरिंग, ना कैपिटल, कुछ भी नहीं। मतलब सर वो प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं करता, वो कैपिटल कुछ भी नहीं करता सर, कुछ भी नहीं करता। तो सर वो करता क्या फिर? सर वो क्या करता है सर? तो सर ये मुझे आप एक बात बताइए सर, अगर सर ये कुछ भी नहीं करता, प्रॉफिट भी शेयरिंग नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, तो फिर सर रोहित भाई पार्टनर क्यों है? तो रोहित भाई सर पार्टनर क्यों बनेंगे? रोहित भाई पार्टनर क्यों बनेंगे सर? क्योंकि उनको ना ना उनको प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, ना वो कैपिटल लेके आ रहे, ना बिजनेस, तो फिर सर उन्होंने पार्टनर वो बनेंगे क्यों? क्योंकि सर उन्होंने अपना नाम दिया, और अगर उन्होंने नाम दिया है तो बदले में वो कुछ रॉयल्टी चार्ज करते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम दिया, तो अगर तुम अपना नाम दोगे किसी को तो बदले में कुछ तो चार्ज करोगे, तो वो रॉयल्टी चार्ज करते। तो इसको हम कहते हैं सर, क्या कहते हैं? नॉमिनल पार्टनर। तो सर नॉमिनल पार्टनर कौन है? जिसने अपना नाम दिया बस, बाकी उसको सर बिजनेस लेना देना कुछ नहीं सर, ना ही वो प्रॉफिट शेयर करता है, देखो ना वो प्रॉफिट शेयर करेगा, ना ही वो इन्वेस्ट करेगा, और ना ही वो बिजनेस, मतलब उनको कुछ भी लेना देना। नॉमिनल पार्टनर कुछ भी नहीं करता सर, कुछ भी नहीं करता। क्या नहीं करता सर? क्या करता है? कुछ भी नहीं करता सर, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देता है। बस याद रखना थर्ड पार्टी को तो लायबल होगा, देखो थर्ड पार्टी को तो तुम सब लायबल होगे, चाहे एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, थर्ड पार्टी को लायबल होगा। बस करता गया सर, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ थर्ड पार्टी को लायबल होगा, दैट्स इट। उसने अपना नाम दिया है, बस उतना है, तो लायबल टू थर्ड पार्टी, ठीक है सर। थर्ड पार्टी को लायबल हुआ और अपना नाम दिया, बाकी कुछ भी नहीं सर। एक्टिव पार्टनर सब कुछ करता है, नोटिस भी देना पड़ता है। स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस नहीं करता, बस बिजनेस नहीं करता, बाकी सब कुछ तो चलेगा, बिजनेस में पार्टिसिपेशन नहीं करता।
तो सर एक्टिव पार्टनर सब कुछ करता है, स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। बाकी तो सर वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी तो वो सब कुछ करता है, बस नोटिस देने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। सर नॉमिनल पार्टनर अगेन सर वो कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ लायबल होगा टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। और नॉमिनल पार्टनर को सर क्या नोटिस देना पड़ेगा? आंसर इज यस, नोटिस तो देना पड़ेगा। तो सर एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर हमारा हो गया है क्लियर। ठीक है, तो नॉमिनल पार्टनर सर कौन होता है? बेसिकली जो कुछ भी नहीं करता, उसने अपना सिर्फ नाम दिया है। सर एक्टिव पार्टनर कौन है? जो सब कुछ करता है। और स्लीपिंग पार्टनर कौन है सर? जो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। सर तीनों पार्टनर्स लायबल होंगे टुवर्ड्स थर्ड पार्टी? आंसर इज यस। सर क्या तीनों पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ेगा रिटायरमेंट का? तो एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर को नोटिस देना पड़ता है, स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस देने का रिक्वायरमेंट नहीं। सर तीन पार्टनर्स तो हमने खत्म कर दिए। सर ये सब पार्टनर क्या होता है? आप हमें बताइए सब पार्टनर। देखो सब पार्टनर तुम्हारे ऑब्वियसली इसमें है नहीं, क्या बोलते हैं सिलेबस में, लेकिन इन्होंने एक नाम लिख दिया सब पार्टनर, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। देख रहे हो इंस्टीट्यूट को स्मार्टनेस, देख लो एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन नाम लिख दिया है कि सब पार्टनर इज अ टाइप ऑफ पार्टनर। अब देखो होता है क्या बेसिकली, सर ए बी एंड को दो पार्टनर है, और सर मान लो बी सी डी एंड को, ठीक है, ये भी एक सर पार्टनरशिप फॉर्म है। सर इसमें पार्टनर कौन है? ए और बी। इसमें पार्टनर कौन है? बी सी एंड डी। अब लॉ क्या कहता है? कॉमन पार्टनर कौन है? कॉमन पार्टनर बी। तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई कॉमन पार्टनर है, मतलब अगर वो पार्टनर है दोनों फर्म में, अगर दोनों फर्म में पार्टनर है, तो उस पार्टनर के जो पार्टनर है सी एंड डी, तो सी एंड डी को हम क्या कहेंगे सर? सब पार्टनर ऑफ ए बी एंड को, सब पार्टनर। बस सर क्या सी एंड डी प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं? ना, कुछ नहीं करते। सी एंड डी कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। क्या लायबल भी होंगे? नहीं। बस उन्हें हम बोलते हैं सब पार्टनर, मतलब ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं सब पार्टनर, बस उतना। मतलब सी एंड डी आर सब पार्टनर ऑफ ए बी एंड को। और सर ए कौन हो गया? ए इज अ सब पार्टनर ऑफ बी सी डी एंड को। मतलब पार्टनर के पार्टनर को हम कहते हैं सर सब पार्टनर, पार्टनर के पार्टनर को, बस उतना ही। बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है सब पार्टनर का, कोई भी लेना देना नहीं है, बस पार्टनर के पार्टनर को हम कहते हैं सब पार्टनर। तो देखो पार्टनर हु अग्रीज टू शेयर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विद एन आउटसाइडर, सच एन आउटसाइडर इज कॉल्ड सब पार्टनर। मतलब जो पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग करता है किसी आउटसाइडर के साथ, आउटसाइडर मतलब जो उस फर्म के लिए आउटसाइडर है, उसे हम कहते हैं सब पार्टनर, मतलब वो किसी और फर्म का पार्टनर होगा। सब थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, देखो कंफ्यूजन कुछ नहीं है इसमें बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है कि अगर दोनों फर्म में अगर कोई कॉमन पार्टनर्स है, तो उस पार्टनर के पार्टनर को तुम कहते हो सब एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। तो सी एंड डी आर सब एजेंट ऑफ ए बी सी एंड को, ए इज अ सब एजेंट ऑफ बी सी डी एंड को। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो सब पार्टनर मतलब सर पार्टनर के पार्टनर को हम कहते हैं सब पार्टनर। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। सर एक्टिव पार्टनर समझ में आ गया, नॉमिनल पार्टनर समझ में आ गया, स्लीपिंग पार्टनर समझ में आ गया। सर पार्टनर इन प्रॉफिट्स अगेन वेरी वेरी सिंपल, जो पार्टनरशिप और सिर्फ प्रॉफिट्स का शेयरिंग करता है, नॉट लायबल फॉर लॉसेस। हमने पढ़ा भी था लॉसेस का शेयरिंग इज नॉट कंपल्सरी, तो ही इज नॉट लायबल फॉर द लॉसेस बट ही शेयर्स द प्रॉफिट। सर क्या वो लायबल होगा टू थर्ड पार्टीज? आंसर इज यस। लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज हर वक्त रहता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स करेगा, शेयरिंग ऑफ लॉसेस नहीं करेगा। सर इनकमिंग पार्टनर मतलब कौन? एनी पर्सन हु इज एडमिटेड, मतलब कोई फर्म है सर, कोई पुराना फर्म है, एग्जिस्टिंग फर्म है, चलते जा रहा है, और बीच में तुमने कोई नया पार्टनर को पकड़ लिया, तो जिस नया पार्टनर को तुमने पकड़ा है, जिस नया पार्टनर को तुमने पकड़ा है, उसी को हम कहते हैं सर इनकमिंग पार्टनर। तो सर एनी पर्सन हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, एनी पर्सन हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इनटू एन एग्जिस्टिंग फर्म सर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, उसे कहते हैं इनकमिंग पार्टनर। देखो कोई, ये हम पढ़ेंगे सर यूनिट यूनिट नंबर 2 में भी। सर कोई भी पार्टनर को तुम लेके आ रहे हो ना, तो तुम्हें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। कंसेंट मतलब क्या है सर? कंसेंट मतलब सर मतलब ये है, जैसे मान लो विराट भाई, रोहित भाई और धोनी भाई का हमने एग्जांपल लिया था सर, तो रोहित भाई, विराट भाई, धोनी भाई, ये तीन पार्टनर सर। अगर सर ये रिंकू रिंकू को पार्टनर लेके आना, रिंकू रिंकू अगर इसे पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो रोहित भाई का कंसेंट मतलब वो हाँ बोलेंगे, विराट भाई हाँ बोलेंगे, धोनी भाई हाँ बोलेंगे, तभी जाके ये रिंकू को पार्टनर लेके आएंगे। और रिंकू को हम क्या बोलेंगे सर? इनकमिंग पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर, ही इज अ न्यू पार्टनर, ऐसा नया पार्टनर है। ठीक है, तो इनकमिंग पार्टनर कौन है सर? हु इज एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सर सर अच्छा सर मुझे बताओ, ये इनकमिंग पार्टनर भी लायबल होगा टुवर्ड्स थर्ड पार्टी? यस। सर ये कब से लायबल होगा? कब से? मुझे बताओ इनकमिंग पार्टनर कब से लायबल होगा? अगर तुम्हें याद है यूनिट 2 सर, तो जिस दिन वो पार्टनर बनता है, द डेट ऑन विच ही बिकम्स अ पार्टनर, उस दिन से उसका लायबिलिटी शुरू है।
मतलब सर कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो सर ये फर्म है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नया पार्टनर बनता है, यहाँ पर कोई इनकमिंग पार्टनर यहाँ पर, तो उसका लाइबिलिटी सर कब से शुरू होगा, यहां से लेके यहां तक। क्या सर ये पुराने एक्ट से लायबल होगा? आंसर इज नो। कब के लिए लायबल होगा सर? आफ्टर हिज इंक, मतलब क्या बोला, आफ्टर हिज ज्वाइनिंग और एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। जिस दिन वो एडमिट हुआ उस दिन के बाद लायबल होगा, उससे पहले लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें याद है तो हमने यूनिट 2 में इसका एक एक्सेप्शन पढ़ा था बच्चों। सर यूनिट 2 में हमने क्या एक्सेप्शन पढ़ा था सर? सर यूनिट 2 में हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, कुछ याद है? कि इनकमिंग पार्टनर कैन बी लायबल, सर इनकमिंग पार्टनर कैन बी लायबल फॉर दी पास्ट पास्ट ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड वो इनकमिंग पार्टनर का अप्रूवल, एग्जिस्टिंग पार्टनर का अप्रूवल प्लस क्रेडिटर्स का अप्रूवल, जिसको हम कहते हैं सर बाय वे ऑफ नोवेशन। मतलब अग्रीमेंट तुम्हें क्या करना है सर, एक नया फ्रेश अग्रीमेंट बनाना है जहां पर इनकमिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्रेडिटर्स का अप्रूवल है कि ही विल बी लायबल फॉर पास्ट ट्रांजेक्शन। तब जाके सर वो पुराना एक्ट के लिए लायबल होता है, अदरवाइज नहीं। तो दैट वाज एन एक्सेप्शन जो अगेन हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। कहने का मतलब सिंपल है सर, इनकमिंग पार्टनर कौन है? जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और वो कब से लायबल होगा सर? आफ्टर द एडमिशन। तो ही इज नॉट लायबल बिफोर द एडमिशन। इसका एक एक्सेप्शन है जो मैंने तुम्हें अभी समझा दिया, जो हम अगेन डिस्कस करेंगे यूनिट 2 में। आउटगोइंग पार्टनर सर कौन होता है? तो सर आउटगोइंग पार्टनर का मतलब एक पार्टनर जो कौन होता है? जो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है, जो पार्टनरशिप फर्म लीव्स द फर्म, ही लीव्स द फर्म इज नोन एज रिटायरिंग। तो एनी पर्सन हु लीव्स द फर्म इन विच द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स विल कंटिन्यू, ही इज नोन एज रिटायरिंग पार्टनर। मतलब जो छोड़ के जा रहा है सर, रिटायरिंग पार्टनर मतलब जो वॉलंटरली छोड़ के जा रहा है, मतलब जिसको तुम निकाल नहीं रहे हो, जो छोड़ के जा रहा है खुद से वॉलंटरली, उसे कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर। तो सर सच अ पार्टनर, लेकिन मुझे बताओ क्या आउटगोइंग पार्टनर लायबल होगा? तो हमने बोला, हमने याद है एक्टिव पार्टनर, अगर एक्टिव पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसके बाद भी वो लायबल होता है जब तक वो नोटिस ना दे। तो आउटगोइंग पार्टनर विल बी लायबल अंटिल एंड अनलेस ही गिव्स अ नोटिस। लेकिन एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर के केस में नो नोटिस। तो स्लीपिंग पार्टनर कब तक लायबल होगा? टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो वही लिखा हुआ है, सच अ पार्टनर रिमेन्स लायबल टू थर्ड पार्टी अंटिल ही गिव्स अ पब्लिक नोटिस, अज्यूमिंग हिज अ अज्यूमिंग एक्टिव पार्टनर। मतलब यहां पर अज्यूम कर रहे कि एक्टिव पार्टनर, ठीक है। तो आउटगोइंग पार्टनर में अगर आउटगोइंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर हुआ तो उस केस में फिर सर वो लायबल होगा इवन आफ्टर रिटायरमेंट, जब तक पब्लिक नोटिस ना गिवे, ठीक है। तो ही विल कंटिन्यू टू बी लायबल अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन। तो याद रखना, आउटगोइंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल अंटिल ही गिव्स पब्लिक नोटिस अज्यूमिंग हिज अ एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर के केस में नो नीड टू गिव पब्लिक नोटिस, उस केस में वो लायबल होगा टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। नॉमिनल पार्टनर के केस में सेम, पब्लिक नोटिस तक लायबल होगा। क्लियर है? अब आते हैं सर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सर एक एग्जांपल लेंगे और पूरा का पूरा सर हम समझ जाएंगे व्हाट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो सर। सर 2 मिनट सर, पानी पी लेता था 2 मिनट। अब सुनो ध्यान से बच्चों, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है सर, हमें थोड़ा सा समझा दीजिए, ठीक है। सुनो सर, सेम रोहित भाई, अब मान लो सर यहाँ पर हमारे, नहीं सर अब सर नाम चेंज करते हैं, ये बहुत हो गया, नाम चेंज करते हैं। सर मान लो यहाँ पर है सर मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ठीक है। सर इन तीनों ने शुरू किया है रेस्टोरेंट बिजनेस, ठीक है। इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म खोला है, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है सर? एबीसी एंड को, ठीक है। और शुरू क्या किया? रेस्टोरेंट बिजनेस, नया नया बिजनेस शुरू किया है। अब यहाँ पर क्या होता है सर, एक सर रिलायंस इंडस्ट्री का एजीएम होता है। क्या होता है सर? एजीएम। सर एजीएम क्या होता है? एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब सर वहां पर शेयर होल्डर्स मेंबर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो एजीएम होता है। अब इस एजीएम में मेंबर्स लोग आते हैं, तो अब इस एजीएम में होता है क्या सर, मेंबर्स लोग आते हैं तो बेसिकली मेंबर्स लोग का खाने पीने का व्यवस्था करना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्री को एजीएम में जो भी मेंबर्स आएंगे सर, उन मेंबर्स के लिए हमें खाने पीने का व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेस्टोरेंट बिजनेस एबीसी एंड को ने शुरू किया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया, एबीसी एंड को बोला कि भाई तुम लोग एजीएम का जो कैटरिंग है, एजीएम के जो कैटरिंग है वो तुम संभालोगे, ठीक है।
खाने पीने का व्यवस्था तुम संभालने वाले हो, ठीक है सर। अब एबीसीएन क्या है, अब इनका काम क्या है, कैटरिंग बिजनेस करना, ठीक है सर। तो ये पहुंच जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के एजीएम में। अब इनको सर क्या करना है, अब इनको चाहिए सर रॉ मटेरियल, एबीसी एंड को क्या चाहिए होगा, क्योंकि इनको कैटरिंग बिजनेस है ना, इन्हें वहां जाके सर क्या करना है, रोटी सब्जी वगैरह सब देना है मेंबर्स को। तो इनको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल। तो मान लो सर इन्होंने एक लिस्ट बनाया, क्या लिस्ट बनाया कि हमें चाहिए 100 किलो आटा, क्या चाहिए, 100 किलो आटा चाहिए, और मान लो 100 किलो आलू चाहिए, 100 किलो आटा, 100 किलो आलू, प्लस और भी बहुत कुछ चाहिए। अभी के लिए सर हम ये एग्जाम्पल देते, 100 किलो आटा प्लस 100 किलो आलू चाहिए, ठीक है। अब ये 100 किलो आटा और 100 किलो आलू चाहिए किसको, एबीसी एंड को के पास। अब ये पहुंचते हैं सर, पहुंचते एक और पर्सन के पास, मान लो सर ये पर्सन कौन है, डी लिमिटेड। किसके पास पहुंचते सर, डी लिमिटेड के पास, ठीक है। शॉपकीपर है, वहां पर एक शॉपकीपर बैठा होगा, उसके पास पहुंचते और बोलते भाई हमें 100 किलो आटा। तो कौन जाता है, मान लो बी जाता है, बी। ये देखो मैंने बोला था पार्टनरशिप में क्या, म्यूचुअल एजेंसी, तो बी जा सकता है, बी कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी जाएगा सर डी लिमिटेड के पास और क्या बोलेगा कि भैया 100 किलो आटा चाहिए, 100 किलो आलू चाहिए। तो डी लिमिटेड पूछेगा क्यों चाहिए भाई, तो बी बताएगा कि भाई कैटरिंग ऑर्डर आया है, रिलायंस इंडस्ट्री के एजीएम में मेंबर्स को खाना खिलाना है, तो उसके लिए हमें 100 किलो आटा और आलू चाहिए। डी लिमिटेड ने बोला ओके दे देंगे, लेकिन डी लिमिटेड को क्या है, अब डी लिमिटेड ने पूछा भाई तुम अपने बारे में थोड़ा बताओ, तुम लोग हो कौन। उन्होंने बोला कि सर देखिए हम एक फर्म है, आप चिंता मत कीजिए सर, हम आपका पेमेंट कर देंगे, हम आपका पेमेंट कर देंगे। लेकिन अब डी लिमिटेड को क्या डाउट होने लगा, डी लिमिटेड ना 100 किलो आटा और 100 किलो आलू, और वो भी बी क्या बोल रहा है कि हमें चाहिए 30 डेज के क्रेडिट में, अभी नहीं देंगे 30 दिन के बाद देंगे। अब भी डी लिमिटेड को शक हो गया कि भाई पैसा देगा नहीं देगा, और 100 किलो आटा है, 100 किलो आलू है, मान के चलो सर इसका वैल्यू मान लो सर कितना है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का सामान है। अब 2 लाख रुपए का सामान, वो भी सर 30 दिन का क्रेडिट में। अब डी लिमिटेड थोड़ा टेंशन में कि भाई ये लोग पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे, और अगर बी नहीं किया पेमेंट तो मैं किसके पास जाऊंगा, है ना, मैं किसके पास जाऊंगा। तो अब बेचारा डी लिमिटेड करे तो करे क्या, है ना, क्योंकि डी लिमिटेड को तो थोड़ा शक हो रहा है और 30 दिन का क्रेडिट पीरियड चाहिए। तो फिर बी क्या बोलता है, बी अपने साथ, बी डी लिमिटेड ने बी को क्या बोला कि भाई देख मुझे तो शक हो रहा है, मेरे को एक काम तो तू एक किसी और बंदे को ले आ, ठीक है, तो उसके उसके बाद में मैं देखूंगा कि क्या करना है, बट अभी तो मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि 30 डेज का क्रेडिट देना चाहिए, और तुम लोग का मुझे पता भी नहीं तुम लोग का क्या बिजनेस है, तुम लोग ने अभी नया बिजनेस शुरू किया है, तो मुझे डाउट है कि तुम पेमेंट करोगे नहीं। तो बी क्या करता है, बी अपने साथ एक पर्सन को लाता है, विराट भैया को। किसको लाता है, विराट भैया को। और जैसे ही विराट का चेहरा शॉपकीपर ने देखा, ध्यान से सुनो, जैसे ही विराट का चेहरा शॉपकीपर ने देखा, विराट बोलता है, क्या बोलता है विराट, अरे डी लिमिटेड दे दो ना उसको, 2 लाख रुपए का सामान दे देगा 30 दिन में, तुम क्यों टेंशन ले रहा है, दे देगा वो 30 दिन में। तो विराट भाई ने जैसे ही ये बोला, और जैसे ही विराट भाई का चेहरा देखा डी लिमिटेड ने क्या किया, सामान दे दिया एबीसीएन को। सुन रहे हो, ध्यान से समझो कि विराट भाई जाते और बोलते हैं क्या कि दे दो उसको सामान, दे दो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको, दे दो उसको सामान चाहिए। तो जैसे ही विराट भाई ने बोला, डी लिमिटेड ने दे दिया। अब मुझे बताओ, अब होता क्या है कि बी ने पैसा नहीं दिया 30 दिन के बाद, मतलब एबीसी एंड को ने पैसा नहीं दिया। अगर एबीसी एंड को ने पैसा नहीं दिया, मुझे बताओ क्या यहाँ पर विराट भाई का लाइबिलिटी रहेगा, क्या ये 2 लाख के लिए विराट भाई लायबल रहेंगे। आंसर इज यस, आंसर इज यस। क्यों सर, क्योंकि विराट भाई पार्टनर तो नहीं है, लेकिन ही बिकम्स पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ही बिकम्स अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। समझ में आ रहा है। तो सर अगर अगर एबीसीएन को पेमेंट नहीं करता तो उस केस में विराट भाई लायबल हो जाएंगे और उन्हें ये 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, इवन दो इज नॉट अ पार्टनर। क्यों, क्योंकि उन्होंने डी लिमिटेड को बोला था कि भाई तू दे दे एबीसीएन को। तो अगर विराट भाई ने बोला था ना, तो फिर विराट भाई को पैसा देना पड़ेगा अगर एबीसीएन को डिफॉल्ट कर देते हैं। तो सर लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट सर को हम कहते हैं स्टॉपल। स्टॉपल मतलब अगर तुमने वादा कर दिया, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, वादा कर दिया मतलब तुम लायबल हो गए।
तो विराट भाई ने अगर वादा कर दिया है तो फिर विराट भाई का लायबिलिटी आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है सर, सबसे पहले नोन एज टॉपल, ठीक है सर। एनी पर्सन हु होल्ड्स हिमसेल्फ, देखो विराट भाई ने बोला था कि भाई मैं, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, तू उसको सामान दे दे। तो विराट भाई होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, मतलब उसने अपने आप को विराट भाई ने ऐसे दिखाया कि वही पार्टनर है, वो एक्चुअल पार्टनर, उन्होंने ऐसे दिखाया कि भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना, अगर वो पैसा नहीं तो मैं दे दूंगा। तो विराट भाई ने ऐसे दिखाया, ही होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, देन ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ही हैज अज्यूम्ड एंड अपॉन द फेथ विच द क्रिएटर्स मे हैव प्रिज्यूम्ड। कहने का मतलब सर, अगर कोई पर्सन अपने आप को ऐसे दिखाता है कि वो पार्टनर है, देखो दो केस हो सकता है, या तो उसने अपने आप को दिखाया, मतलब विराट भाई ने बोला है, या तो विराट भाई बोला होगा क्लियरली कि भाई मैं पार्टनर हूं, या फिर बी ने बोला होगा कि देखो हमारे साथ विराट भाई है, हमारे साथ विराट भाई है, मतलब विराट भाई हमारे पार्टनर, और विराट भाई वॉज साइलेंट। देखो दो केस हो गया, या तो विराट भाई ने खुद ने बोला होगा कि वो पार्टनर है करके, तुम दे दो सामान, या फिर बी ने बोला होगा कि देखो मेरे साथ विराट भाई है और विराट भाई शांत रहते हैं, चुप। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है ही अलाउज, तो क्या लिखा है, एनी पर्सन हु होल्ड्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, या तो वो खुद बोल रहा है वो पार्टनर है करके, इवन दो इज नॉट अ पार्टनर, लेकिन वो बोल रहा है कि इज अ पार्टनर, और ये अलाउज अदर पर्सन, मतलब उसने बी बोल रहा है, बी ने बोला कि विराट भाई पार्टनर है और विराट भाई वाज रिमेनिंग साइलेंट। तो आइदर एनी पर्सन हु होल्ड्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर अलाउज अदर, तो फिर ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर एंड ही इज लायबल टुवर्ड्स फ्रीडम, मतलब उस केस में फिर वो पार्टनर बन जाएगा, लायबल होगा। इसका मतलब से एनी पर्सन बाय हिज कंडक्ट, देखो बाय हिज वर्ड्स, मतलब विराट भाई ने जो बोला कि तू टेंशन मत ले, इसके लिए मैं हूं ना, मैं पैसा दे दूंगा। तो विराट भाई बाय हिज वर्ड्स और बाय हिज कंडक्ट हैव इंड्यूस्ड अदर पर्सन टू बिलीव दैट, मतलब सामने वाला यकीन कर लेता है कि भाई विराट भाई है, अगर इसके साथ विराट भाई आ रहे इसका मतलब विराट भाई पार्टनर होंगे, ये विराट भाई के साथ पार्टनरशिप में होगा। तो एनी पर्सन बाय हिज कंडक्ट और वर्ड्स इंड्यूसेस अदर पर्सन टू बिलीव दैट ही इज अ पार्टनर, देन इन सच केस क्या माना जाएगा सर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो सर मुझे बताओ कि एक्चुअल में वो पार्टनर है, नहीं, तो वो प्रॉफिट भी शेयर नहीं करता, इन्वेस्ट भी नहीं करता, बिजनेस भी नहीं, लेकिन वो लायबल होगा टू थर्ड पार्टी। तो सर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कौन होता है सर, वो पर्सन जो एक्चुअल में तो पार्टनर नहीं होता, लेकिन वो दिखाता है, ऐसे वो दिखाता है, या बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट वो इंड्यूस करता है कि वो पार्टनर है, और अगर उसने ये कर दिया तो उस केस में फिर उसका लायबिलिटी आ जाएगा। तो इसमें सर कीवर्ड्स क्या है, होल्ड्स हिमसेल्फ, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर, कंडक्ट या बाय हिज वर्ड्स इंड्यूसेस अदर पर्सन टू बिलीव दैट इज अ पार्टनर। ठीक है सर, मुझे अब हमें तो सर आपने क्या बोला, सर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ना तो प्रॉफिट शेयर करता है, ना इन्वेस्ट करता है, ना बिजनेस करता है, लेकिन सर आपने क्या बोला, ही इज लायबल टू थर्ड पार्टी। सर आपने नॉमिनल पार्टनर में भी तो ये बोला था, नॉमिनल पार्टनर भी कुछ नहीं करता, ही इज ऑल्सो लायबल टू थर्ड पार्टी। तो सर नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या डिफरेंस है, अरे बच्चों, नॉमिनल पार्टनर ने अपना नाम दिया है, तो नॉमिनल पार्टनर इज लायबल टू पब्लिक, वो पूरे के पूरे जनता को लायबल होता है, कौन, नॉमिनल पार्टनर। लेकिन लेकिन सर अगर जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है ना, ही इज ओनली लायबल टू डी लिमिटेड, जो हमने ऊपर में पढ़ा है, ही इज ओनली लायबल टू थर्ड पार्टी, मतलब वो सिर्फ एक ही पर्सन को लायबल होगा, मतलब उसका लायबिलिटी स्पेसिफिक होता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का वो सिर्फ एक ही पर्सन को लायबल होता है, बट नॉमिनल पार्टनर तो लायबल होता है पूरे पब्लिक को, सबके सबको। ये एक बेसिक डिफरेंस है सर, नॉमिनल पार्टनर में और पार्टनर बाय होल्डिंग में, समझ में आया। तो पार्टनर बाय होल्डिंग इज लायबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन, नॉमिनल पार्टनर इज लायबल टू ऑल द पब्लिक। ठीक है, क्लियर है। तो सर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी डिस्कस कर दिया है, ये आटा वाला एग्जांपल है। एक क्वेश्चन है तुम्हारे स्टडी मटेरियल में टीवी सेट्स, तो टीवी सेट्स में वही है, एक पर्सन जाएगा टीवी लेने के लिए, उसके साथ एक और पर्सन जाता है जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता, लेकिन लेकिन वो क्लेम करता है, या फिर ए बोलता है कि देखो बी हमारे हमारे साथ पार्टनर है और बी इज साइलेंट, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि बी इज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इस टाइप का क्वेश्चन है जो तुम्हारे स्टडी मटेरियल में। एक और क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने आई थिंक आरटीपी एग्जाम में पूछा था, ध्यान से सुनो क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन बैंक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लो सर दो पार्टनर ए एंड बी, ठीक है, बी जाता है सर शॉप में, बी के साथ, सर बी के साथ कौन जाता है, बी के साथ जाता है सी, ठीक है, बी के साथ जो है सर वो सी जाता है, तो बी प्लस सी दोनों मिलके जाते हैं शॉप में। ठीक है, सी इज नॉट अ पार्टनर,
सी इज नॉट अ पार्टनर, और सी वॉज साइलेंट, और बी ने बोला कि देखो हमारे साथ सी है, और हमारे साथ सी कौन है, सी हमारा पार्टनर है, बी ने ऐसा बोला, और सी वाइज साइलेंट, और उसके बेसिस में शॉप ने तुम्हें रॉ मटेरियल दे दिया, तो उस केस में क्या होता है सर, बी एंड सी, मतलब सी विल बी लायबल, सी विल बी लायबल, क्यों, सी बिकम्स पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इवन दो इज नॉट अ पार्टनर, लेकिन बी ने बोला ही इज अ पार्टनर एंड सी रिमेन्स साइलेंट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर बी, सर बी जाता है शॉप में, ठीक है, बी के साथ सी नहीं जाता, बी के साथ सी नहीं जाता है, सी नहीं जाता, सी डज नॉट गोज विद बी, और अब बी क्या बोलता है शॉप को कि देखो सी इज अ पार्टनर, देखो बी ने क्लेम किया, बी ने क्या क्लेम किया कि सी इज अ पार्टनर, लेकिन मुझे बताओ क्या सी बी के पास जा रहा है, मतलब बी के साथ जाता है, सी बी के साथ नहीं जाता, मतलब सी ने कोई कंडक्ट नहीं किया, क्या सी साइलेंट भी था, नहीं ना, ना क्या सी ने इंड्यूस भी किया, ना, क्योंकि सी तो जा ही नहीं रहा, सी तो जा ही नहीं रहा, बी ने अपने मन, अरे बी ने तो अपने मर्जी से कुछ भी बोल देगा, बी तो कि सी इज अ पार्टनर, डी इज अ पार्टनर, बी तो अपने मर्जी से कुछ भी बोल देगा ना, लेकिन क्या सी सी ने हाँ बोला है क्या, सी ने बोला कि मैं पार्टनर हूं, या क्या सी उसके साथ था और सी वाज साइलेंट, ना, सी ना तो बी के साथ था, ना उसने क्लेम किया, मतलब मैं कह सकता हूं ना तो बी ने, मतलब सी ने ना ही कुछ ऐसा कंडक्ट किया, मतलब सी ने देखो ना ही उसने कुछ ऐसा बोला, ना ही उसने कुछ ऐसा कंडक्ट किया है जिससे सामने वाला ये माने कि वो पार्टनर है, तो उस केस में मुझे बताओ कि ना ही, मतलब यहां तो सर क्लियर है, ना ही होल्ड हिमसेल्फ, मतलब सी ने ना ही अपने आप को होल्ड किया और ना ही कुछ बोला बाय वे ऑफ कंडक्ट, तो इस केस में सर सी इज नॉट अ पार्टनर बाय होल्डिंग, ही इज नॉट अ पार्टनर, क्यों, क्योंकि ना ही वो उसके साथ गया, ना ही वो चुप था, ना ही उसने इंड्यूस का, उसने कुछ भी नहीं किया, बी ने तो सिर्फ ऐसे हवा में एक नाम ले लिया, हवा में एक नाम ले लिया कि सी इज अ पार्टनर, तो उस केस में याद रखना सी इज नॉट लायबल, सी इज नॉट लायबल टुवर्ड्स शॉपकीपर, व्हाई, बिकॉज ही इज नॉट अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, व्हाई इज नॉट अ पार्टनर, बिकॉज ना ही उसने कुछ ऐसा कंडक्ट किया, ना ही वो साइलेंट था, ना ही उसने इंड्यूस किया, कुछ भी नहीं किया, वो तो भाई अलग ही था, और वो तो सी को बी ने मतलब सी ने बी को मतलब क्या कंपनी भी नहीं दिया, और उसने हवा में बोल दिया सी इज अ पार्टनर, तो अगर तुमने हवा में बोल दिया तो फिर कोई पार्टनर बाय होल्डिंग आउट थोड़ी बन जाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट तुम तभी बोलोगे बनोगे अगर तुमने कुछ ऐसा कंडक्ट किया है, देखना कुछ कंडक्ट या वर्ड्स ऐसा कुछ बोला है, या साइलेंट हो या कंडक्ट किया है जिससे सामने वाला पार्टी यकीन कर ले, लेकिन अगर तुमने कुछ कंडक्ट ही नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं है, तुम थे ही नहीं, तो उस केस में तुम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नहीं बनते। इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर लेंगे, बट मैंने तुम्हें अभी समरी दे दी, ठीक है। तो याद रखना कंडक्ट होना चाहिए, कंडक्ट, मतलब आइदर यू होल्ड योरसेल्फ एज अ पार्टनर और यू अलाउ अदर पार्टनर टू होल्ड, अलाउ अदर पार्टनर मतलब यू आर रिमेनिंग साइलेंट, यू आर रिमेनिंग साइलेंट, बट इस केस में तो भाई सी तो बी के साथ था ही नहीं ना, अगर वो साथ था ही नहीं तो वो क्या करेगा बेचारा, कोई हवा में अगर बोल देगा थोड़ी पार्टनर बन जाओगे तुम, नहीं, ठीक है सर, क्लियर। सर अब लास्ट टॉपिक बचा है सर, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, सर बहुत ही सिंपल टॉपिक है सर, इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। सर अगर अगर पार्टनरशिप डीड में तुमने ड्यूरेशन मेंशन किया कि हम पार्टनरशिप चलाएंगे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो फिर हम उसे कहते हैं सर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। सर ये पार्टनरशिप कब तक चलता रहेगा, सर जब तक टाइम लिमिट एक्सपायर ना हो जाए, सर जैसे सर अगर टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया तो उसके बाद सर पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये पार्टनरशिप खत्म हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि खत्म हो जाए, उसके बाद भी अगर तुम चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। तो सर पार्टनरशिप और फिक्स्ड पीरियड का मतलब क्या है कि हम पार्टनरशिप बनाते फॉर अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट, जैसे ही वो टाइम लिमिट मतलब जैसे ही वो टाइम लिमिट खत्म आ गया तो उस केस में पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, अनलेस एंड अंटिल यू कंटिन्यू फर्दर, ठीक है, जैसे ही वो टाइम लिमिट खत्म पार्टनरशिप खत्म, अनलेस एंड अंटिल यू कंटिन्यू फर्दर, ठीक है। उसके बाद सर पार्टनरशिप एट विल मतलब क्या है, जहां पर तुमने कोई फिक्स्ड पीरियड डिसाइड नहीं किया, जहां पर तुमने कोई ड्यूरेशन डिसाइड नहीं किया, तो तुम यहाँ पर क्या पार्टनरशिप चलाते जाओगे जब तक तुम्हारा मन है, जब तक तुम्हारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है तुम पार्टनर चलाते जाओगे, तो इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो सर दो कंडीशन है, नो फिक्स पीरियड एंड ना ही तुमने पार्टनरशिप डीड में कुछ क्लियरली लिखा है कि भाई हम कब तक पार्टनरशिप चलाएंगे, कुछ मतलब पार्टनरशिप डीड को देख के पता नहीं चल रहा कि तुम्हारा ड्यूरेशन क्या है, अगर सिंपल है, जहां ड्यूरेशन पता नहीं चल रहा वहां पर पार्टनरशिप, ठीक है, जहां ड्यूरेशन पता चल रहा है वहां पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड, तो यहाँ पर सर उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। सर नेक्स्ट क्या है, सर नेक्स्ट, अच्छा सर ये वाला पॉइंट क्या है, तो एनी पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व बाय गिविंग बाय एनी पार्टनर
by any partner by giving notice in writing to other partners। मतलब सिंपल है सर, अगर पार्टनरशिप इट विल है, तो अगर तुम्हें उस पार्टनरशिप को दो, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड तो डिसॉल्व हो जाएगा कैसे, जैसे ही टर्म एक्सपायर हुआ वो पार्टनरशिप खत्म, अनलेस एंड अनटिल यू एग्री। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप एट विल है तो वो तो चलता रहेगा सर। तो क्वेश्चन आएगा सर ये पार्टनरशिप एट विल कब खत्म होगा, तो उस केस में अगर कोई भी एक पार्टनर अगर नोटिस देना पड़ेगा, एक पार्टनर को नोटिस देना पड़ेगा बाकी सब पार्टनर्स को कि भाई हमें डिसॉल्व करना है करके। तो पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व बाय वे ऑफ रिटन नोटिस बाय वन पार्टनर टू अदर पार्टनर। ठीक है, इट मे बी डिसॉल्व बाय वे ऑफ रिटन नोटिस बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर्स टू अदर पार्टनर्स। ठीक है सर। नेक्स्ट बिजनेस के बेसिस में क्या, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप। सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब अगर कोई तुम पार्टनरशिप कर रहे हो फॉर अ सिंगल एडवेंचर एज वेल एज अ कंटिन्यूअस बिजनेस। मतलब कहने का मतलब सर अगर तुम कोई पार्टनरशिप कर रहे हो विद अ पर्टिकुलर पर्पस या विद अ पर्टिकुलर बिजनेस या विद अ स्पेसिफिक बिजनेस या पर्पस, उसको हम कहते हैं सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब जहां पर तुमने बोला कि हम करेंगे ट्रेडिंग ऑफ शूज, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जहां पर तुमने बोला रेस्टोरेंट बिजनेस, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जहां तुमने बोला कि हम पार्टनरशिप करेंगे फॉर क्या बोलते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेडियम, मतलब जॉइंट वेंचर, तो उसे हम कहते हैं सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब जहां पर तुमने या तो सिंगल मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम, सिंगल एडवेंचर, कोई पर्टिकुलर पर्पस है, जैसे स्टेडियम कंस्ट्रक्ट हुआ तुम्हारा पार्टनरशिप खत्म, जैसे तुम्हारा स्टेडियम कंस्ट्रक्ट हुआ पार्टनरशिप खत्म। या फिर कंटिन्यूस बिजनेस, तुमने बोला कि हम शूज का धंधा करेंगे तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप चलता जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब सर जहां पर हम कोई पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर बिजनेस के लिए धंधा करते हैं। और यहाँ पर से हम उसे एक बार तुम पढ़ लेना, सिंपल है, इतना रेलेवेंट नहीं है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट, तो इसलिए मैं इतना मतलब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एक बार तुम पढ़ लेना इसको। और लास्ट में क्या लिखा सर, कैसे डिसॉल्व होगा, जैसे ही वो एडवेंचर या जैसे ही तुमने वो बिजनेस खत्म कर दिया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। और जनरल पार्टनरशिप मतलब सर वेर अ पार्टनरशिप विद रिस्पेक्ट टू अ जनरल बिजनेस। मतलब सर तुम कोई भी धंधा कर सकते हो जो तुम्हारे मन मर्जी में आए, तुमने धंधा बताया नहीं, तुमने कि कौन सा धंधा करोगे, तो कोई भी धंधा अगर तुम करोगे, कोई भी धंधा, तो फिर हम उसे कहते हैं सर जनरल पार्टनरशिप। जहां पर तुमने पर्पस बता दिया, तुमने बिजनेस का नेचर बता दिया, तो फिर वो क्या हो जाता है सर पर्टिकुलर पार्टनर। और जहां तुमने कुछ बताया नहीं, तुम कोई भी धंधा कर सकते हो, तो फिर इट बिकम्स अ जनरल पार्टनरशिप। इतना रेलेवेंट नहीं है, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, सिंपल है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप एट विल, फिर उसके बाद सर जनरल पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। उसके बाद सर तुम्हारे इसमें डिफरेंस दिखा पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में, तो जब तुम कंपनीज एक्ट पढ़ लोगे तो तुम्हें ये डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हम इस डिफरेंस को सर अभी नहीं करेंगे, हम उसको कब करेंगे, कंपनीज एक्ट में करेंगे। लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा दू, एक बार बता, देखो ये रिविजन क्लास है, तो मैं कंपनीज तो तुम्हें अभी नहीं समझाने वाला, कंपनीज एक्ट जब करेंगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा रिविजन में। लेकिन अभी मैं तुम्हें डिफरेंस बता दे रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू करवा दे रहा हूँ, अज्यूमिंग तुमने पढ़ा है कंपनीज एक्ट पहले से। ठीक है सर, फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, मैंने तुम्हें बोला था कंपनी इज ऑलवेज सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका केस तो हम समझेंगे रिवीजन लेक्चर में। सर पार्टनर के केस में बोला था पार्टनर एजेंट होता है, म्यूचुअल एजेंसी, कंपनी के केस में मेंबर इज नॉट एन एजेंट। ठीक है सर, पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंपनी के केस में ऐसा कुछ है ही नहीं। सर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड, ये हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 एंड 3 में। लेकिन कंपनी के केस में लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड। उसके बाद सर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा सर, सर रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ा है, रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं है, हाँ आगे पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। लेकिन कंपनी के केस में तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और यहाँ पर सर मेंबर्स का कंसेप्ट है, यहाँ पार्टनर्स का कंसेप्ट है। 2 and 50, यहाँ मेंबर्स मिनिमम 2, 7 या 1 डिपेंडिंग प्राइवेट, पब्लिक या ओपीसी। तो सर इसको मैंने डिटेल में कवर नहीं किया, इसको तुम पढ़ लेना, क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। एक बार जब हम कंपनीज एक्ट कर लेंगे तो तुम्हें ये डिफरेंसेस क्लियरली समझ में आएंगे। देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, सिंपल। पहला डिफरेंस लिखना तुम, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स एजेंट है, मेंबर्स आर नॉट एजेंट। उसके बाद लिखना मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, यहाँ पर मेंबर्स लिख देना 2, 7 एंड 1। उसके बाद सर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का लाइबिलिटी हर वक्त अनलिमिटेड होता है, याद रखना, पार्टनर्स ऑफ पर्सनल लायबल। अगर पार्टनरशिप फॉर्म पैसा नहीं दे पाएगा तो पार्टनर्स पर्सनल लायबल होंगे, मतलब उनको अपना सोना चांदी जेवरात सब कुछ बेचना पड़ेगा। लेकिन कंपनी के केस में मेंबर्स आर नॉट पर्सनल लायबल, मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। और रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का करोगे तो भी, देखो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनता है, रजिस्ट्रेशन करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। कंपनी के केस में तुमने एमओए बनाया, उसके बाद तुम्हें रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, तुम्हें आरओसी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पार्टनरशिप के केस में कंपल्सरी नहीं है, ये हम अगेन यूनिट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हो गया 4-5 डिफरेंस में, 4 डिफरेंस तो मैंने तुम्हें ऐसे ही बोल दिया, बाकी तुम इजीली याद रख लोगे इसको। ठीक है, तो सर हमारा
रिवीजन यूनिट 1 का होता है खत्म। सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सर इंपॉर्टेंट है एसेंशियल एलिमेंट्स, उसमें भी सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल एजेंसी, और सर उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में स्पेशली पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर तुम्हें सर ये सारे प्रोविजन लिखने पड़ेंगे एज इट इज। इसमें हम सर कुछ भी नहीं कर सकते, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा प्रोविजन फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन। समझ में आया? तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और देखना कि क्या उसने अपने आप को बाय वे ऑफ कंडक्ट या वर्ड्स या होल्ड्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर है या नहीं। अगर है तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, अगर नहीं है तो फिर नॉट अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है? और सर ये है हमारा यूनिट 1 होता है यहाँ पर क्लोज। ठीक है? तो सर अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे सर, इसका क्वेश्चन बैंक क्लोज कर देंगे, उसके बाद सर हम आगे चलेंगे यूनिट नंबर 2 के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं सर हम एक नेक्स्ट रिवीजन सेशन पे। ठीक है? आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर तुम्हें स्पीड स्लो लगा है तो 1.525 में कर लेना, अगर स्पीड फास्ट लगे तो 1.75 में कर लेना। ठीक है? तो मिलते हैं सर। और सर आपका ये लेक्चर कहाँ रहेगा सर? यूट्यूब में भी रहेगा, इंस्टा में भी मैं तुम्हें लिंक शेयर कर, इंस्टा में भी लिंक रहता है, इंस्टा में जो हाईलाइट्स है सर, हाईलाइट्स वहां पर तुम्हें लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में भी तुम्हें मिल जाएगा। तो सर वीडियो तो तुम्हें कभी भी मिल जाएगा, बस तुम्हें देखना है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।